कुछ गा रहे थे ऐसे ना आप? नहीं मैं सोच भी नहीं सकता। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर, कंपोजर, अपने आप को क्या कहते हैं आप? कुलाची भाई। साउंड्स ऑफ कुलाची एहसन बारी। कैसे हैं सर आप? सर जबरदस्त। जबरदस्त तो नहीं है, आप बड़ा गुस्सा दिख रहा था मैं आपको ऑनलाइन। वो है जब नॉर्थ नाज़िमाबाद से आप निकलते हैं और पूरा कराची आपको सफर करना होता है, तो फिर बारिश के बाद तो और ज्यादा, वैसी आम दिनों में आपको नफरत आ रही होती है कि क्या हो रहा है। क्या हुआ आपके साथ? कुछ बुरा हुआ बारिशों के दौरान? मैं पिछले 3 दिन से शदीद ट्रॉमा के अंदर था। आज शायद मैं उस ट्रॉमा के बाद पहले दिन निकला हूँ बाहर। और वो ये था, वो स्टार्ट हुआ जब शदीद बारिश हो रही थी। उसकी एक रात को, एक भयानक रात थी वो। ओहो, स्टोरी। हाँ, और उसमें जो है वो मैं निकला और दवाई लेनी थी मुझे, तो मजबूरी थी निकलना। और बारिश पीक पे थी जब मैं पहुंचा हूँ बफर जोन के इलाके में, क्योंकि करीब से दवाई नहीं मिली। तो दरिया था और उसको ही पार करके जाना था, क्योंकि कोई रिक्शा टैक्सी कुछ नहीं जा रहा था। एक गटर का दरिया है और डूब के जाना है, पी 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 भूल जानी पड़ेगी। और मैं जब उससे जा रहा था तो मैंने कहा यार आज हो गया, करंट आया ही आया, क्योंकि कुछ तारें भी घूम रही थी। लेकिन वो मैं निकल गया और वापस भी आ गया। ठीक है, अच्छा वो भी मैं घर पे आया और उसके बाद मैंने जो है वो सब शुरू कर दिया। मैंने कहा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। उसके अगले ही दिन, ठीक है ना, मैं वापस आ रहा था जब आर्ट्स काउंसिल से, हाँ उस आर्ट्स काउंसिल से मैं वापस आ रहा था। मैं 8 बजे निकला हूँ। हम तकरीबन लालू खेत के करीब 200 मीटर के एरिया में मैं तकरीबन 1.5 घंटा फंसा रहा। और जब मैं एच पे पहुंचा ट्रैफिक जैम के, तो आगे सिर्फ दरिया था। उसमें मुझसे आके एक वीगो थी जो गई उसके अंदर, और वो यूं चली गई और फिर वो यूं निकली। अच्छा, निकली वो, लेकिन वो वीगो थी और मैं सिटी के अंदर बैठा हुआ था। आप वीगो को बोलते भाई मुझे डिग्गी में रख ले। मैंने उसी वक्त जो है ना, मैंने कहा कलम यहाँ देख ली, ठीक है ना, इसके फिर इधर से निकलवा। मेरे पास तो बारिशों के दौरान खाना नहीं था, मैंने आर्मी के खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिया। मतलब वीगो तो ले आए। कई उठाने आएंगे, हम चलने रास्ते में मिस्टर बर्गर रुक जाते हैं। लेकिन मैं किसी तरह उससे निकल गया। लेकिन जब मैं घर पहुंचा हूं तो मैं ठेले वाले को, रोड को, आई मीन सबको मैं गालियां देता हुआ जो है ना मैं पहुंचा हूं। और घर पहुंचा हूं तो उसके बाद मैं घर में ही रहा 2-3 दिन। इट टुक मी लाइक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम आउट। इट वाज स्केरी। ये कराची वालों में कुछ है कि आई मीन ऑब्वियसली मैं हाइपरबली है, बट थोड़ा हम कफन बांध के निकलते हैं। हम तो निकलते हैं। सो आप जो ये बात कर रहे हैं, नॉर्मल लोग तो लोग पीछे क्यों नहीं मुड़ रहे, बट एक कराची मेंटालिटी है कि भाई तू निकल गया है, अब वीगो डूब रही है, जो डूब रही है जाना यहीं से है। बिल्कुल है। बोलो, हम तो उस टाइम के ऊपर भी जब कराची में टारगेट किलिंग पीक पे थी, और उस वक्त तो तालिबान भी थे कराची में। हम तो कटी पहाड़ी के पास ही नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते, तो पीछे हमें पता था कि यार ये तो गढ़ है तालिबान का। वो मैं एफएक्स मेरे पास होती थी तो मैं नापा से निकलता हुआ आ रहा था कुछ करता हुआ। और जौहर में मेरी उस वक्त रिहाइश थी, तो रेंजर्स ही रेंजर्स और सब कुछ। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं तालिबान पकड़ लें। तो मैंने कहा अच्छा, घंटा चाहिए हमें, तालिबान पकड़ ले, चलेंगे तालिबान पकड़ ले। ब्रो तू ऐसा पिछले गली ले ले, ठीक है, तालिबान है, कोई टेंशन नहीं है कोई। तो कहने लगे लेकिन तू पीछे गली से निकलेगा। उसने रेंजर वाले मुझे कहा यार तू पीछे गली से निकलेगा तो चांस ये है कि हम जब उनको मारेंगे तो वो निकलकर उस गली में अगर आगे पीछे कुछ हुआ तो खतरा है, बाकी तू देख ले। तो इतने में अम्मी की फोन आ गई। मैंने उठाया, मैं कह रही कहाँ रह गए? मैंने कहा मम्मा यहाँ पर तालिबान पकड़ रहे हैं, पिछले से निकल के आ रहा हूँ मैं। कह रही हैं? मैंने कहा हाँ, ये यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है। तो मैं पीछे से निकल कर गया और पूरा वहाँ, हम तो उस वक्त भी चिल थे कि हाँ तालिबान ही तो है। मेंटली इल है कराची वाले जो है ना हम लोग। मैंने भी ये बहुत किया है। कहाँ बॉम्ब फटा है? वो शार फैसल की इस साइड, चलो मैं इस साइड से निकल जाता हूँ। मल्टीपल टाइम्स राइट्स में, ओहो गलत टर्न ले लिया, अब बीच में राइट है, टीयर गैस चल रही है, आपकी गाड़ी बीच में। लाइक अच्छा अब क्या करें, अब क्या करना है, अब आ गए तो निकलना है, निकलो बस। एंड समहाउ जिंदा है हम लोग यहाँ पर। और मुझे लगता है हम इस तरह से जिंदा रहने के आदी हो गए, तभी ये सब कुछ जो है ना अब हमारा जो नसीब में लिखा हुआ है यही है। क्या है जो हो रहा है हमारे साथ, जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारा, आई मीन कराची ऐसा कभी भी नहीं था यार। मैं बार बार याद कर रहा हूँ उस कराची को जो बचपन में टीनेजर्स के नहीं यार ऐसा नहीं था। मुझे याद है एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि यूरोप जैसा था, लेकिन एटलीस्ट इतना था कि जब बारिश होती थी
तो हम 4-4 5-5 किलोमीटर वॉक करते थे। लेकिन ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा बहुत ज़्यादा पानी आता है, वो अब आने लगा है, वो अब आने लगा है। बट अगेन ठीक है, पीपीपी, एमक्यूएम, जो भी सिटी गवर्नमेंट, मुशर्रफ, सभी रह के गुजर चुके हैं, किसी ने कराची का भला नहीं किया, Yes. सबने कराची बर्बाद किया। 100% अग्री विद दैट, ठीक है, उनको कोई मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा। बट आई थिंक जब हम इनको गालियां दे रहे होते हैं ना, उसमें हम ये भूल जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो रियल। आई डोंट थिंक वी आर हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन। Absolutely. I क्योंकि think अगर आप, ये लोग दल्ले हैं सारे, ठीक है, हैं। आंटी गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक बात की है, हम्म, बट ये भी ठीक है कि जितने मिलीमीटर बारिश हो रही है एक दिन में, ये नॉर्मल नहीं नहीं है। है, it's not normal. दिस इज नॉट नॉर्मल। सो जो फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना है, वी आर नॉट रियली डीलिंग विद एनी ऑफ और दैट। ग्लोबल है, अब दुनिया भर में ये लोग गुजर रहे हैं उससे। मसला ये है कि लोग तैयार हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, अवेयरनेस है। नहीं कर रहे, ठीक दुनिया है, में भी नहीं कर रहे। एटलीस्ट कुछ किसी लेवल पे किस यार देखें, मुझे एक और भी मसला लगता है कि मुझे हर चीज़ जो है ना वो सिविक सेंस से जुड़ी हुई लगती है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, उसका बहुत बड़ा अवेयरनेस जो है ना किसी चीज़ के बारे में होना, कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, वो तो एक है बहस बहुत बड़ी है, लेकिन आगाही होना एक चीज़ की ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आधे साधे लोगों को तो हमारे यहाँ पता ही नहीं है कि यार ये ग्लोबल वार्मिंग भी एक चीज़ है, हम इसमें किस तरह से छोटा छोटा हमारा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर डेली। मैं छोटी सी बात है, मैं अपने घर में कोशिश कर रहा हूँ कि प्लास्टिक की जो है ना किसी तरह वो रोकूं कंजम्पशन, और उसमें मुझे जो है साल से मेरी लड़ाई चल रही है। माई मदर इज़ लाइक ये पॉसिबल ही नहीं है, और मैं उनको कन्विंस कर रहा हूँ कि अम्मा ये हमें करना पड़ेगा। इसलिए कि हम अकेले करके क्या कर लेंगे, लाइक अम्मा हमें अकेले करना पहले पड़ेगा। आई मीन मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। सो ये छोटी बहुत छोटी चीज़ है। इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एक तो ये है कि हमारे जो ओशन है वो बर्बाद हो गए। हम्म, आपको पता है जो फीटस होता है ना पेट में, उसमें प्लास्टिक आ रहा है। न्यू एब्सोल्युटली। बॉर्न बेबी को जब टेस्ट करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी ऑलरेडी हैज प्लास्टिक इनसाइड, यप, बिकॉज हमारा प्लास्टिक कंजम्पशन इतना ज़्यादा है, ऐसे ही है। और चीप प्लास्टिक है, कुछ वो जाहिर बात है बार बार यूज़ होता रहता है, हीट भी होता रहता है। ऑल ऑफ अस हैव सो मच माइक्रो प्लास्टिक्स इनसाइड आवर बॉडीज कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो पैदा होने से पहले उनके अंदर प्लास्टिक ऐसे ही है। है, फिर उन्हें कैंसर बहुत बढ़ गया है बिल्कुल तो ऐसे और ही है। क्या होगा? यही होगा और क्या होगा। और हम मतलब हम सांस भी ले रहे हैं, उसमें भी जो है हम माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हमारे अंदर जा रहा है ऑल द टाइम। तो ये सब तो है, और अवेयरनेस नहीं है। या वी जस्ट गेटिंग यूज्ड टू इट, राइट? वो लाहौर में स्मॉग सीजन है, मतलब हाँ, ये अब नॉर्मल चीज है यार, इन महीने स्मॉग होती है। हाउ इज दिस, हाउ वी नॉर्मलाइज दिस कि हाँ हमारी जिंदगी का एक साल हर लाहौर के स्मॉग सीजन में कम हो जाता है, बच्चों का तो स्पेशली। हाँ, ठीक है, कोई बात कोई मसला नहीं। नहीं, चलता इंडस्ट्री आपके उस काम पे भी आ जाते हैं वैसे, हम ये दुखड़े सुना यू नो ऑल दीज इश्यूज। सो आई राइट अ लॉट ऑफ स्ट्रेट अप स्टोरीज या थिएटर या स्क्रीन प्लेस, तो उसमें तो आ ही जाता है। रहे। How does this come into music? So just lyrics is one way, but is there also the music itself which can tell these stories? या एब्सोल्युटली। आई मीन अगर आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि यार लफ्ज़ों के बगैर भी जो है ना वो बात बहुत सारी की जाती है, इमोशन पूरा खो जाता है। और जब हम कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं तो हमें बड़ी मज़े 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 के टूल्स पढ़ाए जाते हैं कि यार अच्छा स्टोरी टेलिंग कैसे कैसे करनी है ना, तो वो बड़ा एस्पेक्ट है म्यूज़िक का। और ये एक अजीब सा फिनोमेना है कि आई मीन अगर मैं कोई दुख का म्यूज़िक चलाऊंगा और मैं नहीं बताऊंगा आपको कि यार ये दुख का म्यूज़िक है, तो वो आप दुख ही फील करेंगे। वो म्यूज़िक मैं अगर मूनलाइट सोनाटा चला दूंगा अभी, ठीक है ना, तो आपको डांस नहीं आएगा, यू वोंट फील लाइक डांसिंग। ये एक म्यूज़िक में नेचुरली फिनोमेना है कि स्टोरी टेलिंग की एक शक्ति कह लें आप उसको, वो म्यूज़िक के अंदर है। और वो हम Restrictive का गलत इस्तेमाल हो रहा है ऐसे क्योंकि जियो वालों ने तो एक दफा यूट्यूब पे लिख दिया था सैड म्यूजिक। अब जब जो हो जाए वही म्यूजिक हर उसमें चल रहा होता है। But when you say certain music is just sad, कुछ नोट्स हैं कि यार ये नोट्स सैड हैं, ये नोट्स हैप्पी हैं। हाँ, मतलब कुछ स्केल्स हैं, कुछ राग हैं जिनका इम्पैक्ट है ना म्यूज़िक इसी तरह है। जब हम ख़ास तौर पे हम कंपोजिशन की टर्म में बात करते हैं तो हम इनको स्पीशीज़ कहते हैं बाकायदा कि यार ये स्पीशीज़ हैं। तो वो आती हैं, एक्शन में आती हैं। कुछ सर्टेन नोट्स हैं जो आपस में जिनका कॉम्बिनेशन जो है जब जुड़ता है तो वो आपको
यू नो मैं आपको यू नो अगर मैं कर रहा हूँ कोई भी राग गाऊंगा या कुछ गाऊंगा, आपको पहले ही जो है ना उसको सुन के जो है ना पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब वो ना कि ज़्यादा यार ना बिछड़े, मैं अगर इसमें से लफ्ज़ भी हटा दूं ना और सिर्फ वो म्यूजिक ही चलता रहे, आपको इमोशन ऑलमोस्ट आसपास वही आएगा। लफ्ज़ शायद डल के और उसका एनहांसमेंट आ जाएगी, लेकिन मैं इसका मसला ये, मुझे भूख लग जाती है क्योंकि लाहौर में मैं जाता था एक जगह टिक्के खाने, उस बंदे का बहुत ही मेरे ख्याल से लेटेस्ट ब्रेकअप हुआ था, ओए वो होए ये होए। फुल वॉल्यूम पे ऑन रिपीट चलाता था। सोचो आप टिक्के खा रहे, और था भी वो कोई ट्रांस रीमिक्स उस गाने, टिक्के अच्छे थे तो हम बर्दाश्त कर लेते थे, वो बंदा चला चला के उसने हमारे दिमाग खराब कर दिया। वो आप देखिए ना, वो जो था उसने उसके साथ जुड़ गया था, वो म्यूजिक उसका पार्ट ऑफ लाइफ था। जो गा बट दिस इज स्टिल सिंगिंग राइट, बट यूर सेइंग अगर ये मैं आप बजाएं भी विदाउट, अगर ये आप गिटार पे बजाएं तो भी वो सैड होगा। एब्सोल्युटली होगा। आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुने ना, बहुत सारे लोग सुनते हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। मैं अगर जो है वो कोई सिम्फनी उठा के सुनूंगा या कोई भी म्यूजिकल पीस उठा के सुनूंगा, अगर मैं आपको अभी भी कोई इंस्ट्रूमेंटल सुना दूंगा ना, ये जो भी सुन रहे हैं इस वक्त देख रहे हैं, वो एक ये प्रैक्टिस करें, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाएं और उसके बारे में 5 वर्ड्स लिखें या 3 वर्ड्स लिखें, वो 90% वही वर्ड्स होंगे जो म्यूजिक रिप्रेजेंट कर रहा है। आप 4 मुख्तलिफ लोगों से लिखवाएं, आप कभी करिएगा, देखिएगा, वो तकरीबन उनके तो 3 वर्ड्स में से 2 वर्ड्स सेम होंगे कि उदासी या व्हाटएवर खुशी का म्यूजिक है। तो ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है म्यूजिक का, ट्रेट है। एक वो चीज़ होती है फील की जिस पे बात की हाँ जाती है, अभी मैं मोमो भाई और मिकाल से भी बात कर रहा था तो उस पर बड़ी उनकी डिबेट हुई कि फील होती है नहीं होती, क्या होती है, मतलब इट्स अ वेरी बज़वर्ड राइट, सब्जेक्टिव भी फील है है, वो। फील है उस गिटार प्लेयर की, एक वो फील आती है उसकी, बट विद इन दैट फील ऑल्सो राइट, कि आप जिस तरह अगर स्लैश है राइट, अब मुझे पता है नवंबर रेन सैड है, अब मुझे पता है स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन थोड़ा ठीक है, पैराडाइज सिटी में थोड़ा फन है, हाँ बट स्टिल व्हेन यू हियर यू नो इट्स स्लैश। सो वो जो फील वाली बात है उसका आपके बारे में क्या राय है, आपकी क्या राय है उस बारे सी आई मीन एक तो हर बंदा एक डिफरेंट स्टोरी है। म्यूजिक की हम पर्टिकुलरली बात करें तो हर बंदा एक मुख्तलिफ स्टोरी है। आई मीन वही सेम टेक्निक्स जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब अप्लाई कर रहे थे अपने गानों पे, तो वो मुख्तलिफ तरीके से सुनाई दी। अब वही बिल्कुल डिटो सेम टेक्निक ए आर रहमान हैज़ बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स, और वो बड़े डिफरेंट तरीके से कर रहा है। हर बंदा एक ही चीज़ को, एक ही राग हैं, एक ही स्केल हैं, वही 12 सुर हैं, वही 7 सुर हैं, उनको सब बजा रहे हैं। पर्सनैलिटी का बड़ा चक्कर होता है इसमें, आपकी आपकी सराउंडिंग्स का बड़ा, आपके सर्कमस्टेंसेस का बड़ा चक्कर होता है। हम आमिर ज़की की मुझे याद आ रही है इस वक्त, ठीक है ना, आमिर भाई हमारे टीचर भी थे, दोस्त भी थे, हमने बहुत बजाया लाइव, उनसे बहुत सीखा। तो वही सेम गिटार जब हम बजा रहे होते थे और वही पहला कॉर्ड आप सी मेजर का अगर सीखते हैं फॉर एग्जाम्पल, वही सी मेजर हम बजाते थे, लेकिन जब वो उसके हाथ में आता था और वही सी मेजर वो बजाता था तो हम सर पकड़ लेते थे अपना, वो इतना म्यूजिकल होता था। तो मैं पूछता था उनसे अक्सर कि यार ये क्या है, कहते थे यार तू अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से सी मेजर बजा रहा है, मैं अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से सी मेजर बजा रहा हूँ, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को रख के सी मेजर बजा रहा हूँ, और भी चीज़ें सोच रहा हूँ, यू नो। आज मुझे सी मेजर बजाते हुए अपनी नानी की बचपन की कोई याद आ गई, वो शामिल हो गई साथ। आई मीन ये बड़ी अजीब सी बातें हैं शायद थोड़ी सी, लेकिन जो म्यूजिशियंस आर्टिस्ट होते हैं ये भी मेथड एक्टिंग की तरह ही है एक तरह से। मैं दैट्स हाउ आई वाज लिंकिंग कि मेथड एक्टिंग में एक्टिंग जो है बिल्कुल। ठीक है, वो मेथड एक्टिंग में अक्सर एक मिसनोमर है कि जी आप बस घुस जाएं, बट हैमलेट 600 एक्टर्स करेंगे 600 अलग तरीके से, हाँ हु इज द राइट हैमलेट, नन ऑफ देम, नहीं नहीं none of them, because it's where the actor meets the character, वो कहीं ना कहीं एक मिलाप होता है कैरेक्टर ऐसे का, ही है, इट्स नॉट कि ये कैरेक्टर है उसको बस ढूंढना है, there's one absolute truth there, ऐसे ही है। but it's interesting कि this also applies in music. एब्सोल्युटली, आप एक राग सुनते हैं, गा रहे होते हैं, हम अक्सर म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में बैठे हैं या किसी माइस्ट्रो का सुन रहे हैं, तो फ़तेह अली खान साहब गा के चले गए, एक राग हमने सुना, और फिर अगले दिन वही राग जो है नसीरुद्दीन सामी साहब ने गाया, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, सेम राग, सेम सुर, सब कुछ सेम, ग्रामर भी सेम, सब कुछ सेम है, बट वो ले गए कहीं आपको, ठीक है, वो आपको कहीं और ले गए। सो यू नो सेम राग था, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ऐड हो रही थी,
उनके हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और वो एक्टिंग वाला है, आप मेथड एक्टिंग की तरह है ये बिल्कुल। जब मैं तो ख़ास तौर पे बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, जब मुझे गाना कंपोज करना होता है तो आई टेक माई टाइम, मैं पूरा जाता हूँ उसके अंदर, सोचता रहता हूँ, फोर्स नहीं करता, फोर्सफुली लिखने की कोशिश नहीं करता गाना, वेट करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ कि यार आमद होगी, वो खुद होगा, बरजस्ता होगा तो फिर वो मज़ा आएगा, और फिर हम वेट भी करते हैं कभी कभार। अच्छा, इसमें प्लीज जो सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा क्लियर करते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम सम पीपल हु कॉल देमसेल्व्स आर्टिस्ट, वो कुछ करते नहीं है और वो आमद का वेट करते हैं, बट is it active आमद का wait that you're in that creative zone and you're waiting? Yes, You're yes, not yes, like yes. sitting at the office and working in your corporate life and being like हाँ आमद जब आएगी तब मैं कर लूँगा. आप इवन आपको डेली रूटीन के साथ भी उसको एक्टिव रखना होता है. यूजुअली व्हाट आई डू इज कि यार कंपोज करना है और कोई सही चीज़ कंपोज करनी है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ, अलर्ट हो जाता हूँ अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस के बारे में, या फॉर एग्जांपल अगर वो कोई बहुत ऐसी कॉम्पोजिशन है जिसमें मिस्ट्री है, मॉर्बिड है, डार्कनेस है, तो मैं सिक्लूजन की तरफ चला जाता हूँ थोड़ा कि यार अच्छा ऐसा करते हैं, 3-4 दिन घर में बंद रहते हैं, किसी से कम बात करते हैं, ज़रा देखते हैं अपने आप के साथ टाइम गुजार के, वो फिर होना शुरू होता है. बट वो प्रोसेस है, उसके लिए आपको एक सर्टेन चीज़ें एक्टिव करनी पड़ती हैं अपने अंदर, तभी वो होता है. यू कांट जस्ट कीप वेटिंग फॉर इट. इट्स नॉट समथिंग जो बस आपको वो उस तरह का नेचुरल प्रोसेस नहीं है ये. आपको सर्टेन रियाजत उसकी भी करनी होती है उस तक पहुंचने के लिए, फिर वो आमद का वो पोर्टल ऑन होता है. So interesting. Do you feel कि सब इसी तरह बना रहे हैं या कुछ लोग उस चीज़ में फंस गए हैं? ये मुझे मिकाल ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी और मेरा दिमाग खुल गया था, बिकॉज द वे आई वर्क इज वन फॉर द किचन वन फॉर द सोल. मैं काफ़ी लाइक Everyone. दूसरा काम कर देता हूँ कि यार बिल्कुल. ठीक है. मिकाल वाज लाइक जब आप वो करते हैं ना कॉर्पोरेट काम और ये चीज़ें, तब आपका जहन बदल जाता है, तब आपका जहन वहाँ चला जाता है. इतना आसान नहीं होता कि आप 3 दिन कॉर्पोरेट काम करें फिर 3 दिन अपना काम करें. So do you feel like as somebody who does some work from grants and all of that but then does your own thing as well, ये दो डिफरेंट ब्रेन्स यूज हो रहे हैं उसमें. अगर कोई तुलसी का ब्रांड आया है लाइक हाँ इसका ये 2 दिन में खाना दे दो इनको, अपने पे मेरे भले 2 साल लग जाए. आई मीन ये है एक जंग है जो और मैं मिकाल के साथ ही मेरी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ना गुफ्तगू होती रही है. मैंने एक टाइम पे उसको कन्विंस किया था कि यार कमर्शियल काम करते हैं. उस वक्त मैं एल्बम प्रोड्यूस कर रहा था साउंड्स ऑफ कुलाची की. लाइक यार ये नहीं कर, तो फिर उसने ये भी कहा कि अच्छा फिर तू ऐसा करना, तो जाके बाल कटा ले, अली जफर बन जा, ठीक है. अलावा मिकाल के जीरो फर्क. तो मैंने कहा यार भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने कहा ब्रो देख, इतने सारे स्टूडियो देख यार, DFS ये देख, इतना कुछ है, मैं यहाँ एल्बम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी फट गई है पैसे जमा करते करते, तेरे पैसे देते हुए, ठीक है. तो मैं ये अच्छा जवाब है, तुझे तो पैसे मिल रहे हैं. तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि पूल ऑफ मनी आ जाए और हम एल्बम्स भी बनाएं. उसने कहा यार अच्छा अच्छी कोशिश करते हैं. वो हमने एक मशहूर फनकारा के साथ गाना भी बनाने की कोशिश की. उसने मुझे इतना टर्न ऑफ किया कि मैं दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता. थोड़ी और पाकोला पिए ताकि नाम भी पता चले कि कौन है ये मशहूर फनकारा. और मशहूर है वो बस मिकाल सन. बट मिकाल, आर्टिस्ट्स लाइक मिकाल हमेशा से मशहूर है या हाल ही में मशहूर हुई है अपने कॉर्पोरेट काम की वजह से? थोड़ा सा ज्यादा मशहूर है. समझ गया कौन है. काफी टाइम से सिंगर हैं, बड़ी कोई कड़कदार आवाज है. हरा है, लाल होता तो शायद फर्क होता. कड़कदार आवाज है उनकी. देखिए हम भी कई दरियों में डूब के यहाँ पहुंचे. शी इज सच अ गुड सिंगर. बट ऐसा टर्न ऑफ था कि मैं 4 दिन मिकाल किया, उनका वेट करता रहा, वो नहीं आई. मैंने मिकाल को कहा हो सकता है उनसे आपकी बात भी नहीं हो रही हो, जिनसे बात हो रही हो वो भी कोई साहब है. बट विक्रम, मैं मिकाल वाली बात से एग्री करता हूँ. मैं आजकल आर्ट्स काउंसिल में हूँ पिछले 2 साल से, और मैं वहाँ यही कर रहा हूँ. एक जंग की सूरत हाल, अच्छी प्रोडक्टिव जंग की सूरत हाल है. हमारे वहाँ पर थिएटर अकेडमीज़ हैं, म्यूज़िक अकेडमी है, डांस अकेडमी है जो रिसेंटली बनी है, फ्लरिश कर रही हैं. कोर्स आउटलाइंस बन रहे हैं, उनको डिग्री प्रोग्राम में कन्वर्ट करने की बात चल रही है. बाहर की यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन की बात चल रही है. अब मैंने ये मुद्दा छोड़ा हुआ है वहाँ पे. मैंने कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए हैं वहाँ पे, जिस पे HODs को थोड़ा सा जो है वो रिलक्टेंट है. लाइक यार तुम यू टॉकिंग टू मच अबाउट
सेलिंग द आर्ट वाला एस्पेक्ट। आई वाज लाइक बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उतनी लंबी, आज के दौर में, पहले हमारे पास उतना मसला नहीं था, लेकिन अभी दुनिया ड्रास्टिकली चेंज हो रही है यार, महीनों में चेंज हो रही है, हफ्तों में चेंज हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या क्या आ रहा है। इन बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इनको रोको 10 घंटे रियाज करने से, लेकिन इस 10 घंटे रियाज करने के बाद इनको मिलेगा क्या? उसकी भी थोड़ी सी जो है इनको आप 70% सिखाओ, 30%, लेकिन ये भी बताओ कि भाई मंजन कैसे बेचना है। मंजन नहीं बेच पाएंगे ये तो फिर तो पाकिस्तान में वैसे ही, वो हम बैठे हुए थे एक मीटिंग में अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले, शाह साहब वाज देयर, ही इज़ अ विजनरी, तो वहाँ बात निकल आई और हमने कहा कि यार समन हु सेइंग यार पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, किधर है वो भाई, किधर है? ये मैं एक्टिंग में भी यही बोलता हूँ मैं। है किधर? मतलब बहुत से लोगों को बुरा लगेगी ये बात, लेकिन भाई जिस मुल्क में टैलेंट होता है वो तरक्की करता है। हाँ, एप्टीट्यूड हो सकता है बेसिक लेवल पे, वो तो सड़क पे चलते हुए हर आदमी के अंदर है, उसके अंदर ख्वाहिश भी है, उसके अंदर जज्बा भी है, वो करना भी चाहता है। अगर इसको आप टैलेंट कहते हैं तो फिर तो बड़ा मसला है। इट्स द सेम जिस तरह अगर क्रिकेट लोगों को आसानी समझ में आ जाती है और क्रिकेट एनालिसिस बड़ी फेमस ही है, हो सकता है हर सड़क पे आप जा रहे हो तो कोई गली में ऐसे क्रिकेट खेलता हो, बोलो यार इससे तो अच्छा फास्ट बॉलर नहीं ऐसे होगा, ही है। बट उसको अगर आप पाकिस्तान की किट पहना कर मैच में डाल देंगे तो हो सकता है वो 10 ओवर में 200 खा के आ जाए। ऐसे ही है। सो टैलेंट इज वन थिंग कि आपका एक नेचुरल इंक्लिनेशन हो हाँ। सकती है किसी तरफ, बट जब तक आप रिसोर्सेज नहीं देंगे वो इंसान कैसे करेगा? अब जिस तरह टिकटॉक अगर आप खोलें, हमें जो है ना पाकिस्तान में लगता है एक्टिंग ये है किलो के हिसाब से बेच दो, जितने एक्सप्रेशन दे सकते हैं उतनी एक्टिंग है। टिकटॉक उठा के देखो, हर कोई कर सकता है, बहुत एक्सप्रेशन है, हजारों करोड़ों एक्सप्रेशन है, आप उनको एक्टर तो नहीं समझते, लेकिन हमारे एक्टर्स का यही तो इसी तरह करियर चला है। सो व्हेन वी थिंक ऑफ एक्टर्स आल्सो वी थिंक दैट एनीथिंग बहुत एक्टिंग नहीं है। अगर आप एक्चुअली कुछ अच्छी स्क्रिप्ट देकर किसी को Craft. बोलें कि यार ये मुझे जरा बता दो ये बताओ कैरेक्टर जरा। है, उसको समझ नहीं आएगा, बोलेगा आप मुझे बता दें खुशी करना है, दुख करना है, क्या हाँ, करना है। वो जब वो बहुत स्पेसिफिक सरफेस लेवल पे Yes, अंडरस्टैंडिंग है। 100%, सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। विदाउट इंस्टीट्यूशन ये होगा भी नहीं। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। और मैं आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा मेरी कॉन्वर्जेशन चल रही है टॉप नॉच प्रोफेसर से, जूलियार्ड के प्रोफेसर से, बर्कली के प्रोफेसर से, या जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पर लोग, जब जो पढ़ के निकल रहे हैं कि यार ये सारा कोर्स करिकुलम जो है क्या ये अगले 10 साल के लिए रेलेवेंट भी है या नहीं है। टेक्निक, मेथड, ये सारा कुछ इवॉल्व हो रहा है विद टाइम, और अब टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, म्यूजिक जो है इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट एनीमोर, इट्स अबाउट कमिंग अप विद नाइस पीस ऑफ म्यूजिक, गुड पीस ऑफ म्यूजिक, ठीक है ना, कमर्शियल एस्पेक्ट से भी अगर हम बात करें, एंड यू कैन क्रिएट दैट पीस ऑफ म्यूजिक ऑन दिस डिवाइस। जस्ट आप कुछ एक लगा के, आप अपने मोबाइल फ़ोन को इसमें लगा के, वहाँ से कोई सैम्पल लेके उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करके यू कैन कम अप विद अ पीस ऑफ म्यूजिक। तो वो सही बात है कि वो 21वीं सदी क्रिएटिव लोगों की सदी है एक तरह से। ये बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक म्यूजिक में भी इस तरह है। बट उसमें ये एजुकेशन ज़ाहिर नहीं जाती है। अगर अभी भी हम देखें एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट, एज ऑफ टेक्नोलॉजी जो हैं, उन्होंने तो ये नहीं पढ़ा होगा ना 20 साल पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो कभी नहीं, लेकिन उन्होंने जो पढ़ा है वो ज़ाया नहीं किया, नहीं because जाता। that's brought them to this point, so you need to still learn these things एब्सोल्युटली। even देखिए if they become irrelevant, वो आपको बेस दे देगा जहाँ से आप जंप मार के कुछ और बन सकें। सो इट्स वेरी, मुझे भी बहुत अभी टापा में जब मैं पढ़ाता था थिएटर और एक्टिंग वगैरह, तो वो क्यों पढ़ रहे हैं हम स्टैनिस्लाव, मर चुका है, हमें यहाँ कहाँ क्या काम आएगा। एंड आई एम ऑलवेज लाइक लर्न हाउ द व्हील वर्क्स, इफ यू वांट टू ब्रेक द व्हील गो फॉर इट। ये आपको पता तो पहिया चलता है कैसे, ये तो लाजमी है, ये बेसिक है आपका। यू नो इस सब के बावजूद जो है मैं कहता हूँ यार अच्छा म्यूजिक बजाना है, 3 4 5 8 साल बजाना है, पूरी जिंदगी बजाना है। वो कहता है बच्चा कि यार सर मैं तो बस जो है वो बच्ची को इम्प्रेस करना है, वो एक आध गाना बन जाए, वो देख ले, हाँ कर दे, फिर गेम ऑन है। ये शायद क्योंकि आपसे सीखने आते हैं इसलिए उन्होंने देखा है ना, नहीं, जो उस्ताद को करते हुए देखा हो उसने वो बच्चे डाउन करते हुए देखा, हमने वो किया है, लेकिन हमने सीख कर बच्चे डाउन किए। उन्होंने बोला ऐसा ना, अब हमारी बारी साउंड्स ऑफ बाची।
यार देखो अब एक है स्किल सेट, तो उसका सही इस्तेमाल किया जाए ना यार। तो मतलब समुद्र में कूदे हैं तो सिर्फ गटर का पानी थोड़ी है जिससे आप गीले हुए हैं जिंदगी में। देखिए समुद्र में कूदे तो गीला होना शर्त तो है। बिल्कुल जरूरी है, फिर फायदा क्या है? उसके बगैर फायदा क्या है, क्यों समुद्र में जब गीला नहीं होना। रियाना बाजी ने बोला ना, दिस इज व्हाट यू केम फॉर। आर्ट्स एजुकेशन के बारे में। But ये जो लोग आते हैं, डू दे कम विद, इज देयर रेजिस्टेंस? बिकॉज मुझे थिएटर में तो फील हुआ था कि मेजर रेजिस्टेंस है, बिकॉज लोग शाहरुख खान बनने आते हैं, उनको तो लगता है कि मैं शेक्सपियर क्यों पढ़ रहा हूँ। तो when you sit down and you're like, अच्छा अब हम वेस्टर्न क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे, हाँ। डोंट दे आल्सो बी लाइक पागल तो नहीं? लाइक व्हाट द फक, व्हाई ये स्टाफ शीट क्यों पढ़ा रहे हैं सर? बच्चे आते हैं कहते हैं सर ये तो यहाँ अप्लाई भी नहीं होगी। और वो एक तरह से सही भी कहते हैं। मतलब मेरी राइटिंग स्किल बड़ी अच्छी थी म्यूजिक की, और वो विद टाइम जो है वो मैं गाय बगाए निकालता हूँ, फिर खुद ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि बिल्कुल ही ना भूल जाऊँ। कहीं बाहर जाते हैं जब तो ज़रूरत पड़ती है अक्सर पढ़ने की, कराने की। लेकिन आपको वो सही भी कहते हैं एक तरह से, बट मैं उनको फिर बताता हूँ कि यार देखो इसको कर लो, इसका नुकसान तो कोई नहीं है, काम ही आएगा आगे। तो वो शशोपंज में मुब्तला रहते हैं, ठीक है, बच्चे सारे कि यार कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसका करेंगे हम क्या, आखिर में इवेंचुअली क्या करना है, हमें बनाने तो गाने ही है ना सर, हम क्यों कर रहे हैं ये, इसका कोई काम आएगा नहीं आएगा, वो सारे सवालात हैं। बिल्कुल यहाँ पर ख़ास तौर पे म्यूज़िक के हवाले से और ज़्यादा हैं, यू नो, बच्चों को के जो माइलस्टोन्स हैं वो बहुत सरफेस लेवल के हैं। कोक स्टूडियो में पहुंचना है, कोक स्टूडियो में हम आ जाएंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं एक दफ़ा इस्लामाबाद में था तो उमैर जसवाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुला लिया, उनके भाइयों का उनका रेस्टोरेंट भी एक जैसीज़ के नाम से, तो वहाँ हमने खाना वाना खाया, हम बाहर निकले वॉक करने के लिए, तो 4-5 कोई बच्चे थे, वो आ गए, उन्होंने देखा तो गिटार विटार लगाए हुए थे, वो कुछ कहीं जैम वैम करके आ रहे थे, वो वेरी एक्साइटेड, वो आए, मुझे भी जानते थे, मेरे फ़ैन थे, उमैर के ऑफ कोर्स ज़्यादा फ़ैन थे। अब वो बच्चे कहने लगे, उमैर से बातें कर रहे थे और कुछ उन्होंने सीखने सिखाने के मुतालिक सवाल किए, तो ऐसे पूछो भाई ये, मैं उनसे बच्चे से पूछा यार तुम्हारा माइलस्टोन क्या है, तुम करना क्या चाहते हो? वी सेड कि यार वी वांट टू बी लाइक हिम, उमैर, वी वांट टू एंड अप इन कोक स्टूडियो। दे सेड वी वांट टू एंड अप इन कोक स्टूडियो। लाइक ये तुम्हारा महराज है काम जो तुम कर रहे हो उसका? लाइक हाँ। अच्छा ठीक है, ये बंदा सबसे ज़्यादा अपेयर हुआ है कोक स्टूडियो के अंदर, सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं इसने कोक स्टूडियो के अंदर। सो मैंने उमैर से पूछा, उमैर कितने कॉन्सर्ट्स किए हैं आपने लास्ट 1 साल में? स्टार्ट स्माइलिंग, 3 यार। तो मैंने कहा कोक स्टूडियो में आना जो है वो ये गारंटी नहीं करेगा कि तुम्हारा सक्सेसफुल म्यूज़िक कैरियर होगा, नहीं होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। सक्सेसफुल म्यूज़िक कैरियर की गारंटी इस बात पे है कि तुम हुनर सीख लो, स्किल सेट सीख लो, तो तुम कहीं सेशन बजा लोगे, ठीक है। जब बहुत ही भूखे मर रहे होगे तो मेरी तरह मैंने भी किया, स्कूल में पढ़ा लोगे, किसी स्कूल को म्यूज़िक करिकुलम बना के दे दोगे, तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। बट ये ज़रूर है कि मास मीडिया और ये सारी चीज़ों की वजह से, और हमारे यहाँ तो आर्ट और कल्चर की वैसे ही कोई अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से बच्चों का जो माइलस्टोन है वो बहुत बेसिक लेवल का है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। That's what I was There's nothing also wrong thinking. with it. There's nothing Nothing wrong with it. I don't know her personally. मुझे नहीं पता, जो मैंने स्टोरी सुनी है शे गिल की, ठीक है, मैं अक्सर रात को पूरी प्लेलिस्ट बनाकर उनके जो कवर्स हैं जहाँ गा रही होती हैं चला, बिकॉज आई एम सच अ ह्यूज फैन. But apparently Ali Sethi just heard her singing somewhere, got her in. Now Pasudi is what, at like 300 million views, एब्सोल्युटली। and she's getting concerts everywhere. So अच्छा वो गाना। बहुत अच्छा बहुत गाती अच्छा है, गाना। बहुत अच्छा गाती है, गाना भी बहुत अच्छा है. She's great. Yeah, she's amazing. I don't think she's trained, or at least not from an at least as far as I know, कोई घराना शराना या वो सीन नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लोग जब वो देखते हैं and that's the dream, I don't think there's anything wrong in Nothing them wrong at thinking all. के यार ये हो Not at जाए. all. Not at all. और मैं कहता हूँ कि मैं मिकाल से भी मेरी बहुत इस बारे में बहस चली, भी फराज अनवर से इस बारे में बहुत बहस चली, आमिर ज़कीन के घर से भी मैं जलील होकर निकला हूँ इसके ऊपर, इस गुफ्तगू के ऊपर। और मैं कहता था कि यार हम भी, ये मैंने मिकाल को भी कहा था कि हम भी अपने अंदर मुल्ला हैं बहुत ज़बरदस्त वाले, क्योंकि हम कह देते हैं और आनू की आंदा है,
वो किया है, प्रैक्टिस ही नहीं की है, और सुर में नहीं लग रही उसकी आवाज़। ज़रूरी नहीं है ये सारे जो हमने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ लोगों को पसंद आए, उसका क्राइटेरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसका कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, उसका आप दुख का भी तो मेक सेंस ना। अगर सच बता, सच कड़वा होता है। अगर हिरा मानी एक कॉन्सर्ट के फराज अनवर से ज्यादा लेती है, प्रॉबेबली 10x ज्यादा लेती होगी, तो shouldn't musicians be angry at that? मतलब I have nothing against हिरा मानी, एक रैंडम एग्जांपल में दे रहा था। वो बात वहीं घूम के आ गई कि आप कमर्शियल काम के साथ, जो मिकाल ने बात की थी कि आप अपने वो आपका आर्टिस्ट मर जाता है अंदर का। मुझे नहीं लगता ऐसा, मैं नहीं एग्री करता इससे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वक्त के साथ चलना होता है और चलते चलते आप अपने टेबल पे आपको फूड भी रखना है, खाना भी रखना है, अपने बच्चे को भी आपने स्कूल भेजना है, ये भी एक हकीकत है। हम अक्सर आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो एक डिल्यूजनल और एक अजीब सी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जिंदा रहते हैं। मैं खुद भी रहा हूँ बहुत सारे अरसे, जिसमें हम अपने आप को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी जाते हैं कि यार मैं जो हूँ ना असल में कायनात के तमाम हकाइक को समझ चुका हूँ। ठीक है, ये भी एक वो होता है, यार मैं तो आई गॉट इट ऑल, तो मुझे नहीं परवाह इस बात की मेरे पास पैसे आते हैं नहीं आते, कोई बात नहीं, बट आप ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ठीक है, मैं सूफीज़म का भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको ये नहीं होता, सूफीज़म के अंदर भी ये है कि आपको वही कॉन्सेप्ट है फ़ना फिल्ला, कि फ़ना कर दो अपने आप को ना इश्क के अंदर, बट उसके बाद आपको वापस आना होता है। दिस इज़ द प्राइमरी कंडीशन कि आपने वहाँ जाना है, लूज योर सेल्फ, घूम जाओ इश्क में, वापस आओ दुनिया के अंदर। वापस नहीं आया जाता मुझसे, बका बिल्ला जिसको कहते हैं, वापस आओ। फना होता हूँ, फिर उसकी शादी हो जाती है किसी से। सर वही तो मौका है, वही तो मौका है वापस आने का। तभी तो मौका नहीं मिलता, फिर बाद में पता चलता है चलो उसकी बहन भी है, ठीक है। अभी चांस रहते हैं। तो फराज अनवर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, स्टेट ऑफ माइंड, but has he not done that? Has he not played session for Noori? Has he not played session for so many people? Has he not tried teaching people? मैं इसका And it hasn't worked out for him, ना? मैं इसका सवाल का जवाब जो है वो फराज भाई से ही पूछना चाहूँगा डायरेक्टली, और मैं पूछता भी हूँ, ठीक है, उसका जवाब वो देते भी हैं। वो ये है कि उनकी जो इंस्पिरेशंस हैं, पीपल लाइक किंग वाई, स्टीव वाई, जो सिट्रियानी, व्हाटएवर, जॉन पेट्रूची, ठीक है ना, वो आज तक वही म्यूजिक बना रहे हैं। वो जस्टिन बीबर की तरह हिट नहीं हो गए वहाँ पर, वो भी स्मॉल स्केल वेन्यूज के अंदर कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। स्टीव वाई और ठीक है, ड्रीम थिएटर और जो सेठियानी जिस लेवल के कॉन्सर्ट बजा रहे क्यों होते हैं। क्यों क्यों सर 15 से 20-25 एल्बम्स हैं उनकी, 1000 गानों के ऊपर वो कोलैबोरेट कर चुके हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी साइंस है जिसको हम मिस कर रहे हैं। मैं भी इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल। ठीक है, दे हैव बीन कंसिस्टेंट इन प्रोड्यूसिंग आर्ट। ठीक है, इस बात को आप भी समझें कि वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो जाहिर है वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं और वो इंडस्ट्री है। लेकिन जो सिट्रियानी और स्टीव वाई कोल्ड प्ले नहीं है, वो स्टेडियम नहीं भरते कोल्ड प्ले की तरह। उनकी एक नीश ऑडियंस है एंड दे आर हैप्पी अबाउट इट, दे आर हैप्पी विद वॉट एवर दे हैव। उस रियलिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यार ये हम हैं, दिस इज वो वी आर। सो फॉर इंस्टेंस, अगर फराज भाई को अपनी नीश ऑडियंस पता है और अपना म्यूजिक पता है, वो ये एक्सपेक्ट ना करें कि पूरा मुल्क जो है वो मेटल पे हेड बैंग करने लगेगा, वो नहीं करेगा। वो आसिम अजहर के गानों पे एंजॉय करेंगे। आसिम अजहर का नया गाना काफी अच्छा है, वो बहुत मजे का है हबीबी। really good। आसिम अजहर वैसे भी मुझे अच्छे लगते हैं, उनके आसिम सुन रहे हो तो पॉडकास्ट पे आ जाओ। हाँ, आना चाहिए उसे। हाँ। तो ही इज वेरी हम्बल एंड वेरी जबरदस्त इंसान है आसिम। मुझे उसका म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। बेहतरीन वो आदमी। तू जो ना मिला भी वो प्यार था वक्त। और मुझे बहुत आसिम like अजहर का लाइव एक्ट भी बहुत पसंद है। हाँ, I've हाँ। never seen it। उसका लाइव एक्ट, मुझे उसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगती है, जो उसका इंटरेक्शन क्राउड से। तो ये है, आपने ये ऐसे ही है बिल्कुल कि जावेद निहारी है, देखा ना हमने हाँ। इधर दस्तगीर के अंदर। तो जावेद निहारी के बराबर में किसी हाई फाई सुशी की दुकान खुल गई और वो भी कंप्लेन कर रहा है कि यार सुशी खाने लोग आए नहीं रहे मेरे पास। तो भाई उधर तुम जावेद निहारी चलती है, उधर जावेद निहारी चली गई, आपने गलत जगह दुकान खोली है। सो ये बहुत पहले
कैन यू डू दैट विद आर्ट तो? यार अब ये जिस तरह बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है, सांप के बिल में मैंने कल अपना सर ही डाल दिया था, हाथ तो दूर की बात। आई सेड कि यार जो प्रोपेगेंडा हकीकत टीवी टाइप वीडियोस होती हैं, उनको एक हमारी मखसूस पार्टी कैश काउ बनी हुई है, उनको जो आप पेल दें कि प्यूटन ने रात को बोला है कि इमरान खान से बेहतर वर्ल्ड लीडर मैंने नहीं देखा, वो येलो हाईलाइट करके पोस्ट कर दो, हाँ आपके ना व्यूज आ जाएंगे। ऐसे तो लोग पीछे पड़ गए कि तू हसद कर रहा है, तेरे व्यूज नहीं आते। बट मैंने वो करना नहीं है ना। मैंने जब वो चीज़ करनी ही नहीं है, भले वो जितनी बिके। ऐसे मैं अगर एक सूशी शेफ हूँ, अब मैं सोचूं सब निहारी खा रहे हैं, मैं निहारी भाई मैं बनानी ही नहीं नहीं है, मैंने बनानी, निहारी। नहीं बनानी। एक्चुअली यही तो कह रहा हूँ, आपने दुकान गलत जगह खोली। क्या करें हम, ठीक है, मुल्क तो नहीं अब छोड़ सकते नहीं ना यार नहीं बेचारे। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बट देयर मस्ट बी सम वे आउट। ठीक है, कर रहे हैं लोग, आप जिस लोग भी अभी तक लगे हुए हैं, कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं कर रहे हैं। यार आई मीन आमिर जकी का आपने बात की, अनडिनाएबल ना, मतलब आप म्यूजिशियन नॉन म्यूजिशियन को आमिर जकी बोलते हैं, वो एक सेकंड पॉज हो जाए। क्या कर रहे थे आमिर भाई एंड पे? गुलजार भाई से टूटे हुए गिटार लेके जोड़ के पैसे बना रहे थे। यार मैं बहुत अवॉइड करता हूँ इसके बारे में बात करना, लेकिन मैं करना चाहूँगा। इसके बारे में मेरा बहुत टाइम गुजरा है उनके साथ, और आखिरी टाइम पे मतलब मैं उनकी डेथ से भी कुछ 4-5 दिन पहले, वो पाकिस्तान में वाहिद आदमी था, एक अफाक अदनान है, अदनान वाहे के नाम से मशहूर है, जो भी हेड ऑफ म्यूजिक भी हैं इधर आर्ट्स काउंसिल में, एक वो हैं, और एक कांवर भाई थे कि जो मेरे, जब मुझे कोई म्यूजिक में प्रॉब्लम होता था रिडल, क्योंकि यहाँ तो म्यूजिक स्कूल्स भी नहीं है उस तरह से, प्रोफेसर्स नहीं है, ठीक है ना, कोई पीएचडीज नहीं है म्यूजिक में उस तरह, तो मेरे लिए तो ये लोग थे। और जिंदगी में कभी भी कोई रिडल होती थी म्यूजिक की, कोई सिम्फनी सुन रहा हूँ मैं, मोजार्ट की, या मैं कोई चीज़ सुन रहा हूँ और कोई मूवमेंट मुझे समझ नहीं आ रही, तो आमिर जकी वाज माय गो टू पर्सन। कॉल हिम, आई सेड यार ये फलानी जगह पर फलानी मूवमेंट मुझे समझ नहीं आया क्या, अच्छा सुनने दो मुझे 5-10 मिनट, रख दिया फ़ोन में, 10-15 मिनट बाद कॉल मी, ये इसको ऐसे सुनो तो तुम्हें बात समझ में आएगी। बट मुझे ऐसा लगता है आमिर भाई ने अपना सक्सेस देखा, और मैं इसको जोड़ रहा हूँ फराज अनवर वाली बात से। ठीक है, अगर आमिर जकी ने एक एल्बम रिलीज़ किया, सिग्नेचर, आज तक आइकॉनिक एल्बम है वो, ठीक है, उसमें मेरा प्यार था और बच्चे आज तक कवर करते हैं। यही आमिर जकी के अगर 10 एल्बम्स होते, पिक्चर मुख्तलिफ होती, बहुत मुख्तलिफ होती। मैं शर्तिया कहता हूँ पिक्चर मुख्तलिफ होती। सेम गोज टू फराज अनवर, ठीक है ना। मैं स्टीव वाई की छोटी सी एग्जांपल देता हूँ दोबारा। स्टीव वाई वही म्यूजिक कर रहे हैं जो उन्होंने करना है, लेकिन वो साथ साथ अपना ऑडियंस बेस भी बढ़ाने के लिए कभी टू चैलोस के साथ कोलैबोरेट करते हैं, कभी वो किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, वो उसमें अपना म्यूजिक नहीं चेंज करते, वो उनके म्यूजिक में अपना अंग डालते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक, विद टाइम। नाउ इट्स अ लिटिल इजी राइट कि ऑब्वियसली मिकाल बता सकेंगे, आप बता सकेंगे, मैं शायद नहीं बता सकूं। अभी ये मेरा कमरा है मेरे घर में, यहाँ पे आके कोई एल्बम रिकॉर्ड कर दे और डिजिटल फिडेलिटी स्टूडियो में कोई रिकॉर्ड करे, शायद मैं फ़र्क नहीं बता सकूं। नहीं बता सकेंगे। नाउ द अपॉर्चुनिटी ऑफ डिजिटली रिकॉर्डिंग, बच्चे 6 मैट्रेस रख कर घर में, आमिर जकी के टाइम में सिग्नेचर विद द रिकॉर्ड लेबल्स, आपको भी पता है कि कितने कंजर रिकॉर्ड लेबल्स पाकिस्तान में रहे हैं। ऐसे ही है, अभी भी है, इतना आसान तो नहीं है अभी कि सबसे जाकर बड़े बस कंजर अभी भी घूम रहे हैं मार्केट में। वही है ना जो बच गए तो इतना आसान तो नहीं था ना कि ये एल्बम पे एल्बम फेंकते जाओ। इतना मुश्किल भी नहीं था, ठीक है, फॉर समवन लाइक आमिर जकी इट वाज नॉट डिफिकल्ट। आमिर जकी वाज समवन जिसके लिए कोई भी रिकॉर्ड करने पे तैयार था, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स इम्मू भाई के स्टूडियो में, टुवर्ड्स द एंड आई थिंक अच्छे टाइम पे यार, उनके अच्छे टाइम पे भी। मोबाइल तो रहते भी करीब था आमिर हाँ, भाई से। तो और इम्मू भाई जेम ऑफ अ पर्सन, कभी भी, मतलब मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास पैसे नहीं हो, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आ गया है, स्टूडियो के भी पैसे नहीं है, मोबाइल ढाका में है, वहाँ पे मैंने इनको व्हाट्सएप पे कॉल किया, मैंने कहा मुंबई स्टूडियो चाहिए, पैसे नहीं है और आप नहीं है स्टूडियो में, वो मैं कॉल कर रहा हूँ, खुलवा रहा हूँ, तो जा कर रिकॉर्ड यार, ये किया सपोर्ट सिस्टम, तो वो था उनके पास। और देखें एक चीज़ और भी देखें, एक फिल्म है कैडिलक रिकॉर्ड्स के नाम से, वो देखिएगा आप जाके, आपको पता लगेगा रिकॉर्ड बिजनेस किस तरह से चल रहा है। ये एक रिस्क टेकिंग किस्म की जॉब है। जब आप एक रिकॉर्ड बनाने जाते हैं और उसके ऊपर आपका बिलीफ होता है, तो आप कभी कभार अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, जैसे फिल्म मेकर्स करते हैं कभी कभार, ठीक है ना। आपको ये करना पड़ता है,
और ऐसा नहीं कि अपने हे डेज में आमिर ज़की के पास पैसे नहीं थे, आमिर ज़की ने अच्छे पैसे देखे हैं, उसने बहुत अच्छा फेम देखा है, वो स्टॉक ऑफ द टाउन, ठीक है, बच्चियां मरती थी और सारा कुछ सीन था भाई, वो रॉक स्टार था। उस जमाने में और भी बहुत कुछ देख लिया ना, तो वो आपको वही है कि वो मुश्किल हो जाता है, मुझे पता है एक आर्टिस्ट के लिए, लेकिन आई मीन मैं रिग्रेट मैं जब आमिर ज़की के साथ आखिरी टाइम पे बैठा होता था तो वो बस अपनी हार्ड ड्राइव खोल के गाने सुनाते थे। So the logistics, I know I mentioned them, but I don't think the logistics is the problem. I think जो आमिर ज़की और फराज अनवर दोनों का प्रॉब्लम, खैर मैं कौन होता हूँ प्रॉब्लम बोलने वाला इतने बड़े लेजेंड्स के बारे में, कि यार एक दुख भी तो होता है ना कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या इज्जत मिलती है, राइट? Especially with Faraz, he feels that he doesn't feel the love, he doesn't feel like he gets the credit he should, which is why he's not producing as much music. I do understand this, लेकिन मेरा बहुत सीरियस आर्गुमेंट है इसके ऊपर कि यार आपको ग्राउंड रियलिटीज को देखकर सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है? आप ज़िंदगी से कभी भी इतनी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपनी उस स्टेट ऑफ माइंड में। मुझे पता है कि इन लोगों को शायद नहीं मिला होगा वो सब जो डिज़र्व करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ मैं नहीं मानता कि इंसान को नहीं मिलती, वो मिलती हैं। शायद इंसान कभी कभार अपनी ईगो की वजह से या बहुत सारी चीज़ों की वजह से उनको अवेल नहीं कर पाता। देखें, आप अगर ये कहते हैं कि यार मैं फिल्म मेकर हूँ, एहसन बारी, मैं शहजाद गियास जो हैं वो फिल्म मेकर हूँ और मैंने वही फिल्म बनानी है जो मेरा दिल चाहेगा, अब उसमें ये शर्त तो नहीं कि वो फिल्म बिकेगी भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, और ये भी शर्त नहीं होनी चाहिए कि यार मैं एक ऐसी आर्ट फिल्म बनाऊंगा कि समझने वाला समझे बस, तो फिर ये शर्त भी नहीं है कि सबको समझ में आए। आपको फिर उस सिचुएशन के आप ये कंप्लेन नहीं करें कि यार ये बिकी नहीं, इससे मुझे जो है ना वो फेम नहीं हासिल हुआ। ये पॉपुलर कल्चर जो है, पॉपुलर कल्चर है यार, उसमें वही चीज़ें चलती हैं जो ट्रेंड का हिस्सा होती हैं। ट्रेंड्स हमेशा चलते हैं, उसकी पूरी एक मैकेनिज्म है, पीछे लोग बैठे हुए हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं, एल्गोरिथम्स हैं जो, अब तो फेसबुक और ये वो सब, आप कोई चीज़ डालें, आपकी चीज़ के ऊपर 2 लाइक नहीं आएंगे, 10 लाइक नहीं आएंगे जब तक आप उसको पुश नहीं करेंगे। और ये शुरू से है, रैकेट लेबल्स का बिजनेस भी इसी तरह था, वो पैसे डालते थे, मार्केटिंग होती थी, फलाना होता था, लेकिन लीप ऑफ फेथ क्वीन जैसे बैंड्स ने लिया है, बोहेमियन रैप्सोडी रिलीज करने के लिए वो बंदा तैयार नहीं था, लेकिन वो उनका बिलीफ था अपने काम पे। मेरा अपना पर्सनली ये ख्याल है कि ये एक जंग है, इसमें ये वाला रोना मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है कि यार, एंड इट्स प्रॉब्ली इजियर नाउ कि आप अगर यूट्यूब पे डाल देते हैं, आई गेट इट, एल्गोरिथम फला 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 फला, लेकिन बट इफ यू आर गुड, राइट, लाइक इफ यू आर गुड, गलती से आपके उस पे आ गया, आपने सुना ना, बोला भाई ये कौन है, भले उस पे 35 व्यूज हो, आप शेयर कर देंगे, आप शेयर करेंगे, 3000 आ जाएंगे, उनमें से शायद 6 म्यूजिशियन और हो, देखा यार ये कौन है, ऐसे ही साउंड ऑफ कुलाची ऐसे ही बना था, कैसे बना था? साउंड ऑफ कुलाची बिल्कुल ऐसे ही बना था। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के साथ में काम करता था, तो वो प्रोजेक्ट किया तो उसमें मुझे पैसे मिले, लेकिन मुझे जब बजट पता लगा पूरे प्रोजेक्ट का, मैंने कहा ये बड़ी गेम है, तो अपना काम शुरू करते हैं। 2013 का आखिर था ये, 2014 स्टार्ट हो रहा था, मैंने साउंड ऑफ कुलाची बनाया। उस वक्त मेरे पास कोई 70-75 हज़ार रुपये की सेविंग थी, वो मैंने लगाई PACC में, खुद सब कुछ करके साउंड ऑफ कुलाची का पहला कॉन्सर्ट। मेरा आजकल के म्यूजिशियन से ये मसला है कि क्या आ जाता है तुम्हारा, PC बुक करो, कॉन्सर्ट करो, लोग नहीं करते, लोग बिल्कुल नहीं करते, whereas bands 10 years ago were doing that every weekend. मैं तो अभी सितंबर में दोबारा कर रहा हूँ साउंड ऑफ कुलाची का। अब तो आपका रिस्क नहीं है ना, अब तो आप जहाँ करना चाहें कर लें, बट यू नो न्यू बैंड, लेकिन यार न्यू बैंड्स यूज्ड टू डू दैट, इट चेंज्ड माय लाइफ यार, इट चेंज्ड माय लाइफ। मतलब मुझे बिलीव था कि यार ये आइडिया जो मैं लेके बैठा हूँ ये बड़ा मजे का है। मिले कैसे लोग साउंड ऑफ कुलाची के? वो मैं थ्रू द इयर्स लोगों को सिखा रहा था और पढ़ा रहा था, म्यूजिक कर रहा था, खुद भी प्रैक्टिस, तो दोस्त मिल गए थे, ऑडिशंस किए थे TV शो कॉर्नेटो के, तो नताशा बेग वहाँ पर सेलेक्ट की थी मैंने, वो आ गई थी, कायद अहमद आया था, वकास हुसैन सितार बजाता था, दोस्त था सारा, तू आ जाए ये करते हैं। गुल मोहम्मद बचपन से साथ है मेरे, जो सारंगी बजाता है, वो 13 साल की उम्र से मेरे साथ है, हम आ गए थे। समीर भाई उस वक्त बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे, बेस प्लेयर। किस्मत चमक गई आपकी। हाँ, समीर भाई ये देखें ये कर रहा हूँ, कहता है यार ये करते हैं, मैं भी फारिग हूँ। वो आ गए, कुछ अरसे बाद जो है वो
आहद निहानी ने कहा यार ये तूने बैंड बनाया है बड़ा अच्छा है, आ जा। फराज अनवर कुछ नहीं कर रहे थे, अमेरिका से आए थे और बड़े डिप्रेस थे, इंग्लैंड से आए थे उसे पढ़ के। तो हम उनके पास गए, मैंने कहा क्या बॉस ये बैंड बनाया है, पावर बैंड है, इसको फोड़ते हैं। वो फराज भाई भी आ गए और वो नेचुरली उसका ये भी हुआ कि रिवाइवल भी हुआ, यू नो पीपल वर थिंकिंग कि समीर अहमद जा चुके हैं, नहीं बजा रहे अब। आया तो आतिफ ने दिखा, ओ आजा बैंड में वापस। एंड यू नो पीपल लाइक समीर भाई एंड फराज अनवर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम ये जो मैं सारी बकवास कर रहा था ना पीछे, वो तो अपनी है, बट ये लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन है। आई एम ऑनर्ड कि मैंने इनके साथ म्यूजिक बजाया है और बहुत सीखा है, अभी भी सीखता हूँ। वो इस तरह बन गया और आइडिया यही था कि यार ये जो रॉ टैलेंट है ना, ये जब मिलेगा एक्सपीरियंस टैलेंट से तो म्यूजिक बनेगा। वो म्यूजिक बना, बड़ा मजे का बना। हमने 3-4 साल के अंदर जो है वो टूर्स किए, सारा कुछ किया, एल्बम डाउन की, कोक स्टूडियो भी हो गया, सारा कुछ हो गया। तो सेंटर स्टेज भी किया ना सेंटर यूएस स्टेज भी वाला किया, सेंटर स्टेज भी किया। सर। तो ये बड़ी अचीवमेंट्स थी। अभी भी हम प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ी चीज़ें, बट वो है कि साउंड्स ऑफ कराची जो है उसने मुझे ये यकीन दिलाया कि यार अगर पक्के यकीन के साथ कोई चीज़ की जाए तो वो हो जाती है। टाइम भी लगता है कभी कभार, लेकिन हो जाती है। I mean, can you go wrong with Ahad and Sameer and Faraz and then Natasha and then Nimra and Kai? नहीं Everything, everybody is phenomenal. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, एब्सोल्युटली, कैन नेवर गो रॉन्ग। तो जैम सेशंस में मजे आ जाते होंगे। हाँ, हम तो जैम सेशंस हमारे जो है वो रियली फन, मज़ेदार। और मैं मज़े की बात बताता हूँ, साउंड ऑफ कुलाची ने अभी हमें 8 साल इस साल कंप्लीट हो गए। 8 साल में हमने कोई ओवर 150 म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट किया है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। 150 के करीब म्यूजिशियंस के साथ हम कोलैबोरेट कर चुके हैं। उसमें अफ्रीकन, उसमें इटालियन, क्या बांग्लादेश के साथ भी कुछ बांग्लादेश के साथ भी हमने बहुत काम किया, अभी भी कर रहे हैं, करंटली चल रहा है। वहाँ से मुझे काफ़ी 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी दे वांट मी टू कम। मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं वहाँ जाके काम करूँ। तो रिसेप्टिव नाउ नहीं उनके नहीं नहीं है। व्हाई एम आई फॉरगेटिंग दिस, तेरी आंखों का इशारा, उनका इतना बड़ा कॉन्सर्ट हुआ था बांग्लादेश में। हाँ, बनी साहब, हाँ भाई साहब लेजेंड आदमी है। भाई साहब कहाँ हैं? भाई साहब बड़ी बीमार है बड़ी ना? बीमार है। बीमार है ना? हाँ, हाँ। सो फ्यूजन बड़ा बज़वर्ड है, आपकी कोई राय है उस पर कि जिसको अक्सर फ्यूजन कहा जाता है वो फ्यूजन नहीं है? हाँ, मतलब उसमें ये है कि फ्यूजन सिर्फ मेरे हिसाब से ये नहीं है कि आपने एक गिटार पे अच्छे से कॉर्ड लगाए, उसके ऊपर आपने एक राग गा दिया, ठीक है, तो ये उस तरह से फ्यूजन नहीं है। एक हाँ, फ्यूजन की बहुत सरफेस लेवल की एग्जांपल होगी। मेरे हिसाब से फ्यूजन की डेफिनेशन जो है वो, तो वर्ड ही मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन चलिए अमेलगमेशन, फ्यूजन जो भी है, उसमें ये है कि 2 डिफरेंट कल्चर की चीज़ें मिलें और वो मिलके एक चीज़ बन जाए। यानी वो जो आप सुन रहे हो वो कोई एक साउंड हो, ठीक है ना। और बहुत सारे एक्ट्स हैं दुनिया में ऐसे। फ्यूजन का बल्कि इनफैक्ट वर्ड आया था तो वो 70s के अंदर, व्हेन जैज म्यूजिशियंस वर बेसिकली एक्सपेरिमेंटिंग विद रॉक म्यूजिक और रॉक म्यूजिशियंस स्टार्टेड लर्निंग जैज। तो जब ये जैज और रॉक का मिलाप हुआ तो एक नया ही जॉनरा वजूद में आ गया जिसको हम फ्यूजन, जैज फ्यूजन कहते हैं। तो वो जो कुछ लोग कहते हैं कि गिटार पे कुछ स्केल्स जो हैं वो जैज के होते हैं, वुड दैट आल्सो क्वालिफाई एज फ्यूजन? आई मीन स्केल इटसेल्फ तो जैज नहीं होगा, जैज माइनर के नाम से भी एक स्केल है और फलाना है उसका। जैज की आप अगर डेफिनेशन देखने जाएंगे ना किताबों में, व्हाट इम्प्रोवाइजेशन? नहीं मिलेगी नहीं आपको। यही है ना इम्प्रोवाइजेशन? जैसे रिदम की कोई डेफिनेशन बड़ा मुश्किल है मिलना, ठीक है, इस तरह जैज की इम्प्रोवाइजेशन तो एक एस्पेक्ट है उसका, ठीक है ना, उस म्यूजिक का। बट जैज आया कहाँ से, और वो सारा पूरा एक कालों से हर चीज, हर अच्छा काम वहीं से वहीं से आया, आया। रॉक वो लोग भी थे, वहीं से उन्होंने आया, जब, एल्विस ने चुरा लिया। हाँ, तो ये चक बेरी वगैरह पहले हाँ। निकल चुके थे, कर रहे थे ये सारा काम, तो वो लेकर ही एल्विस को इसलिए आए थे क्योंकि वो गोरा शक्ल चाहिए मडी थी। वाटर्स और इन लोगों ने काफी जो है वो आगे गेम कर दी थी, चक बेरी वगैरह ने। फिर वो लेकर आते यार, अच्छा नहीं, वाइट सुप्रीमेसी, तो वो था। लेकिन ये म्यूजिक में है और ये कमाल है। So something like Dream Theater, you wouldn't say that's not fusion, right? That's आई मीन
वो है एक तरह से उन्होंने जो है प्रोग्रेसिव म्यूजिक है बेसिकली, तो प्रोग्रेसिव रॉक है, प्रोग्रेसिव किस्म का रॉक है। वो एलिमेंट्स फ्यूज करते हैं ऑफ कोर्स। उससे ज़्यादा फ्यूजन बैंड जो है वो मुझे टूल लगता है। टूल है, इंटरेस्टिंग। टूल जो है, क्योंकि वो डैनी कैरी जो उसका ड्रमर है, वो इंडिया गया, उसने तबला सीखा और वो वापस आया, उसने, ये है फ्यूजन एक्चुअली। यस, टूल। क्यों? क्योंकि वो गया डैनी कैरी इंडिया, उसने तबला सीखा, तबला सीख के वो आया अगला, उसने वो जो तबले की सारी जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज थी वो उठा के प्रोग्रेसिव रॉक म्यूजिक पे अप्लाई कर दी। ये कौन से एल्बम से पहले था? ये शुरू से डैनी कैरी पागल आदमी है। उसका ड्रम प्लेइंग बिल्कुल मुख्तलिफ है दुनिया से। वो पूरे तबले की चीज़ें बजाता है अपने ड्रम्स के ऊपर, सारा कुछ तबले का बजाता है। ऑल ऑफ हिज ड्रम प्लेइंग इज एक्चुअली तबला, सब कुछ। और उसके साथ रखा भी होता है अक्सर तबला, वो तबलों को भी बजा रहा होता है। बट ये है फ्यूजन। या वो था जो 70s में जॉन मैक्लॉफ्लिन ने और जाकिर हुसैन ने किया था, वो था। क्योंकि वो उन्होंने नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन पूरा म्यूजिक उठा के, जॉन मैक्लॉफ्लिन गया है इंडिया, वो वहाँ रहा और उसने अपने गिटार प्लेइंग को बिल्कुल रागों के अंदर वो किया। ये फिर उस तरह से फ्यूजन था। एलिमेंट्स आ जाते हैं फ्यूजन के तो हर म्यूजिक में। सो हम अगर ये नेस्कैफे बेसमेंट टाइप जो होते हैं, ठीक है, एंड दैट्स लॉट ऑफ यंग पीपल, सो लेट्स नॉट बी हार्श, बट यू वुड से कि ये एक हल्का लेवल है फ्यूजन का? नहीं नहीं, ये अच्छा लेवल है मुझे लगता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये माइस्ट्रोस तो है नहीं ना, तो बच्चे हैं। हाँ। और लॉट्स ऑफ ग्रेट पीपल केम आउट ऑफ दैट। असफर इज सो गुड। लियो ट्विंस, हाँ, so good. कमाल, वो जिन किस्म के बच्चे हैं। और बहुत सारे, बिलावल लोधी एक्टिव, शहरी खटक, शहरी निकल कर आया और अमेजिंगली टैलेंटेड आदमी है। आई मीन क्रेडिट गोज टू जुल्फी, अ लॉट ऑफ दिस क्रेडिट गोज टू जुल्फी कि उसने जो है वो मेंटोर किया। जरा सो आप जो बात कर रहे हैं फ्यूजन, but the music itself, again we're not being critical, they're great. That doesn't qualify because नेस्कैफे इसमें मुझे अक्सर लगता है कि ये बिल्कुल ही अलग एलिमेंट्स है, राइट? कि एक स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन चल रहा है, वो फिर पॉज होगा, फिर एक तबले का पार्ट आएगा, फिर स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन वापस शुरू हो जाएगा। सो वो जिस तरह ऑयल एंड वाटर होते हैं कि वो ग्लास में डाल तो दो बट अलग नज़र आ रहे होते हैं, साथ शरबत की तरह मिलके पूरा रूह अफ़ज़ा बन जाता है। वो अक्सर गानों में नेस्कैफे बेसमेंट से तो मुझे नहीं फील मैं आती। अगर इसको क्रिटिकली देखूंगा, हम्म, ठीक है ना, विदाउट गोइंग हार्श ऑन दिस, तो उस पे मेरा एनालिसिस ये है कि क्योंकि ये वाला काम करने के लिए ना, कि वो पानी और तेल ना लगे, कोई एक चीज़ बन जाए, उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं इस काम के। वो उस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं थे, तो इस वजह से वो ऐसा था। लेकिन वो रोयल हयात की चीज़ों के अंदर आपको जुड़ी हुई लगती हैं वो चीज़ें बहुत सारी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इस चीज़ का बहुत बेहतर है। What would you say are good examples in Coke Studio of this? जुगनी, आई थिंक, ठीक है। आरिफ तो या अर्ली सीजन्स के अंदर गरज बरस बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, बल्कि गरज बरस बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मुझे लगता है। ए आर रहमान के म्यूजिक में मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं, बाहर निकल जाता हूँ यहाँ से थोड़ा। उनका एक गाना है, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, वो पुराना रोजा फिल्म का गाना। रोजा फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली वो रैगे है। Really? तुम चम 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 पजम बजम चम चम पम चम पजम बजम चम छप चम पजम बजम चम चम जम, दिल है छोटा सा, चम चम पजम बजम, एक्चुअली रैगे है। तो जब हमें तो पहले गाना था, जब हमने म्यूजिक पढ़ना शुरू किया तो हमारे कॉम्पोजिशन के टीचर ने कहा कि यार तुम जो है वो लेकर आओ कुछ 3-4 ऐसे रेलेवेंट गाने ना, तुम ये पढ़ो, क्रॉस कल्चरल और एथनो म्यूजिकोलॉजी। तो मैंने जब रोजा को सुना, मैंने कहा ये उस वक्त म्यूजिक पढ़ चुके सुना, ये रैगे, ओ ये तो रैगे। फिर हमने यार रहमान के अंदर और घुसे, तो हमने कहा यार ये कर रहा है बंदा काम, आपको पता ही नहीं है वो पीछे रैगे चला दिया उसने, लेकिन वो गाना जो है वो गाना है। ये मेरे हिसाब से आई थिंक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फ्यूजन है कि वो इस तरह छुपा हुआ है अंदर जॉनरा एक, कि मैंने आज आपको बताया, तो शायद अब आप उसको जब दोबारा सुनेंगे ना, आप उसका पूरा वोकल म्यूट कर दें, जो पीछे म्यूजिक बज रहा है वो पूरा रह गया।
आपको पता है हमदम सोनी है बैकस्ट्रीट बॉयज है। कौन सा वाला? Backstreet's back, alright। ऐसे देखो अभी मैं और भी 4-5 गाने बता दूंगा। मैंने ए रहमान को 3 साल स्टडी किया। अच्छा बताए ना यार। चलिए यार मैं बैड ट्रिप दे देता हूँ। दिल से बहुत पसंद होगा लोगों को। दिल से ए रहमान का। उसपे वो थोड़ा सा स्टीम का है ना, थोड़ा सा है, इतना नहीं, छापा तो नहीं है। छापा नहीं कहूंगा मैं उसको, छापा नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे गाने हैं जिसमें जो ना बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं। आप छापा स्टीम का नहीं कहेंगे यार मैं मुझे ये पता है ना कि बेसिकली मुझे इतना तो यकीन है कि वो जो बेस लाइन आई है ना, वो ना वो बेस लाइन वहीं से, ठीक है ना, इतना मुझे पता है। क्यों मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ऑफ कोर्स वो पीटर गैब्रियल से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन बेसिकली मैं ये कहूंगा कि पीटर गैब्रियल और ए आर रहमान सेम सोर्स से इंस्पायर्ड है। कौन है वो? आई मीन ये भी एक बड़ी अजीब बात है। नेचुरल सोर्स है, वर्ल्ड म्यूजिक है, फोक म्यूजिक है। ये लोग फोक म्यूजिक से इंस्पायर्ड लोग हैं, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा फोक म्यूजिक सुनते हैं। और ये वो लोग हैं जो कल्चर्स को स्टडी करते हैं, दोनों लोग। ए आर रहमान द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साउथ एशियन टू कम आउट इन द म्यूजिक सीन, एंड ऑल्सो पीटर गैब्रियल जिसने रियल वर्ल्ड म्यूजिक, उसका जो रिकॉर्ड लेवल है उससे जो है वो नुसरत फतेह अली खान को भी प्रोड्यूस किया है और दुनिया भर के लोगों को प्रोड्यूस किया है। तो और ये इसमें मतलब ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। इसको हम छापा नहीं कह सकते, ये आपकी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मेरे साथ भी ये होता है, अभी भी होता है। सोर्स सेम होती है। हाँ, सोर्स सेम होती है। और या तो ऐसा भी हो जाता है कि फलानी चीज़ सुनी, जैसे किसी कंपोजर की, अरे ये तो मैंने करना है, ये टेक्निक मैंने अप्लाई करनी है, और वो टेक्निक अप्लाई की है तो जो चीज़ निकल कर आती है वो उसके जैसी साउंड कर रही होती है। अच्छा मैं क्योंकि थिएटर की दुनिया से आता हूँ, मैं वहीं से रिलेट करता हूँ। म्यूजिकल थिएटर में अक्सर ऐसा होता है कि आप जो है ना ज़रा सलाम पेश करते हैं। इट्स कॉल्ड पेइंग अ नॉड टू योर इंस्पिरेशन। जिस तरह 10 कमांडमेंट्स बिगी का एक रैप है, तो है लिन मैनुअल मिरांडा ने हैमिल्टन में 10 ड्यूल कमांडमेंट लिखा है। वेरी क्लियर रेफरेंस, ही इज़ नॉट हाइडिंग दैट रेफरेंस। ठीक है, वो थोड़ा सा उसका म्यूजिकल मोटिव भी डालता है ताकि आपका क्लिक हो। ठीक है, वो एक मोटिव डाल देता है उधर। Nobody calls that chapa. It's not chapa. So would you say that when musicians do this, especially when musicians like A.R. रहमान, ठीक है, अब वो जाहिर बात है यूट्यूब पे क्लिक्स करने के लिए बड़ा आसान पे छाप दिया A.R. रहमान ने, बट आप A.R. रहमान की बात करें तो थोड़ा एतराज से करना पड़ता है। Do you also think sometimes they deliberately do this to give a nod to their musical influences? Absolutely. इसको हम कोट करना कहते हैं म्यूजिक में ना, कोट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब हमें पता लग गया ये वर्ड तो हमने बेवकूफ भी बनाया बहुत सारे अर्थ में। किसी ने कहा फलाने गाने से बुलाया, मैं तो कोट कर रहा हूँ मुराद को। तो ये बहुत बेवकूफ बनाया हमने। क्लाइंट आ गया, क्लाइंट ने कहा या फिर सर कोट कर रहे हैं यार, ऐसे कोई छापा नहीं है। लेकिन हाँ ये है, आपकी इंस्पिरेशंस कभी कभार आपके लिए इतनी ज्यादा आपके अंदर घुस के फट गई होती हैं कि आप जो है वो कहते हैं यार ये इसको कोई बात नहीं है। और अगर आपकी पूरी कॉम्पोजिशन आगे की में और आपकी कॉम्पोजिशन में आपका अंग नजर आ रहा है और कहीं से इंस्पिरेशन आई हुई है, तो आई थिंक म्यूजिक है ही ऐसी चीज है। सो दिस अगेन, ये जो आप बात कर रहे हैं कि कभी कभी आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं, ये एक समहाउ पता नहीं हमारे एक जनरेशन को बहुत ही पसंद है। एक गाना है टू प्रिंसेस, वो 4-5 हमारे बैंड ने छापा हुआ है फॉर सम रीजन। डीनो का भी एक गाना उससे बहुत मिलता है, नूरी का भी बहुत मिलता है। अच्छा, हाँ, एंड एवरी टाइम दे जस्ट बी लाइक यार, आई थिंक अली नूर सेड दिस, ही सेड उतने ही कॉर्ड्स हैं, लिमिटेड कॉर्ड्स है गिटार पे। आप 1000 गाने निकालेंगे, उनके 1000 और सिमिलर होंगे, बिकॉज आप कितना ही आगे पीछे जा सकते हैं। सच्चाई और सदाकत है इस बात। काफी हद तक ठीक है। वो यूट्यूब के जो 4 कॉर्ड्स है ना, विद और विदाउट यू वाली, सिर्फ उन्हीं 4 कॉर्ड्स के ऊपर 4 करोड़ गाने होंगे कम से कम दुनिया के। वो ठीक है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उन्हीं 4 कॉर्ड्स पे हर दफ़ा जब आप बैठते हैं तो डिफरेंट ट्यून्स निकल आती हैं। और इतना म्यूज़िक हो चुका है यार दुनिया के अंदर, तो अब इतना सारा कुछ हो गया, बिलियंस ऑफ सॉन्ग्स ऑन स्पॉटिफाई। आप जाते हैं, आप कहते हैं यार ये क्या हो गया। तो ये भी है कि आप कुछ क्रिएट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी गाने, उसका कोई मोटिव, कोई सेल जो है वो किसी गाने के अंदर मौजूद होगा, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक ये आर्टिस्ट को अंदर से खुद पता होता है कि उसने छापा मारा है या नहीं मारा। आई एग्री विद यू, बट डजंट इट आल्सो हैपन कि नहीं पता होता, आप सो जाते हो सुनकर और आप 3 दिन बाद लगे होते हो लाइक बड़ा मैंने अच्छा निकाला है,
और आप नहीं रियलाइज करते अब यार ये तो मैंने सुना था, वो मेरे सबकॉन्शियस में कहीं फंसा हुआ था। ये होता है, मेरे ख्याल से नेचुरल प्रोसेस है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये होता है और अक्सर हो जाता है आपके साथ, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप इतनी सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं, इतना सारा आपको कोई चीज़ खास तौर पे पसंद आ जाती है, तो वो फिर आपके अंदर जो है वो घुस जाती है। जब मैं 3 साल ए आर रहमान स्टडी कर रहा था, इस स्टाइल ऑफ म्यूजिक एंड उनकी टेक्निक क्या है, उनका मेथड क्या है, और उसके साथ साथ मैं एक और म्यूजिक जीनियस है, पैट मेथीनी, जैज प्लेयर हैं बड़े, उनको स्टडी कर रहा था। जब ये ख़त्म हुआ तो मैं जो कॉम्पोजिशन बनाऊँ उसमें पैट मेथनी और ए आर रहमान का फील आ रहा हो फॉर 2 ईयर्स। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने म्यूज़िक सुनना छोड़ा, गुजर से छोड़ ही दिया। तो मैंने कहा यार इसको कैसे करें, अपने मास्टर्स शास्टर्स को मैंने पूछा मैं क्या करूं यार, ये तो आ रहा है और बार बार आ रहा है, मेरे अंदर ए आर रहमान घुस चुका है। क्या करूं, उसको कैसे निकालूं। अब मसला ये था कि मुझे जो चीज़ें पढ़नी थी, ऑर्केस्ट्रेशन, मुझे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा पढ़ना था और मुझे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा को रागों में अप्लाई करना था, ठीक है। वो ए आर रहमान साहब के अलावा किसी ने किया ही नहीं है साउथ एशिया में, इज़ द ओनली गाय जिसने सही से किया है। तो मेरे पास कोई केस स्टडी नहीं थी। जब मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि यार अच्छा ठीक है तुमने ये करना, उसने मुझसे कहा क्या तुम अब किस तरफ जाना चाहते हो, मैंने कहा मैं रागों में सिम्फनीज लिखना चाहता हूँ अगले कुछ सालों में। उसने कहा कोई है ऐसा तुम्हारे रीजन के अंदर बंदा जिसने ऐसा किया हो। जस्ट ए आर रहमान, एक इलैया राजा हैं वो, जो ए आर रहमान के टीचर हैं साउथ इंडिया में, तो ये दो थे, बट ए आर रहमान का म्यूजिक रेलिवेंट था तो वही पढ़ना पड़ा। क्या आपने 3 साल की आपकी ए आर रहमान की थीसिस की क्या कंक्लूजन, क्या क्या पता किया आपने ए आर रहमान के बारे में? मैंने ये पता किया कि यार उस बंदे का कोई फार्मूला नहीं है। बेसिक टूल्स ऑफ कोर्स आई नो कि हाउ वो अप्रोच किस तरह करते हैं चीज़ को, बड़ा वो, लेकिन वो बहुत मेडिटेटिव किस्म की अप्रोच है उनकी, बहुत ही स्पिरिचुअल किस्म की अप्रोच है उनकी। दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत म्यूज़िक को सुनते हैं, दुनिया के इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ते हैं, कल्चर्स को स्टडी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, एंड वो इसलिए इतना अच्छा म्यूज़िक करते हैं क्योंकि वो कोलैबोरेटिव आर्टिस्ट हैं। स्टाइल ऑफ कॉम्पोजिशन उनका जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेन स्ट्रीम भी कर रहे होंगे तो वो एक्सपेरिमेंटल ही होता है, ठीक है ना। he'll always come up with out of the box ideas, इवन कमर्शियल से कमर्शियल चीज़ बनाते हुए भी जो है वो उसके अंदर अपनी चीज़ डालते हैं। एंड आई थिंक ही इज़ वेरी यूनिक, ए आर रहमान इज फिनोमिनल, और थ्योरेटिकली भी तो हम जो फ्यूजन की बात कर रहे हैं, बाइनरी है वाकई ईस्टर्न वेस्टर्न म्यूजिक, इज इट एक्चुअली दैट बाइनरी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या म्यूजिक म्यूजिक ही है, हमने बस ईस्टर्न वेस्टर्न की बाइनरी नहीं नहीं बनाई नहीं हुई नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बहुत बोल्ड अपार्ट, क्या फर्क है? क्योंकि बेसिक एस्थेटिक्स के अंदर ही फ़र्क है, ठीक है, ऑर्नामेंटेशन के अंदर फ़र्क है इतना, ठीक है ना। वेस्टर्न म्यूज़िक जो है वो लिखा जाता है, लिख लिया जाता है, उनकी कॉम्पोजिशंस लिखी जाती है। हमारा म्यूज़िक, मैं प्योरली क्लासिकल म्यूज़िक की इस वक्त बात कर रहा हूँ, मॉडर्न म्यूज़िक की नहीं। मॉडर्न म्यूज़िक के अंदर तो पॉप के एलिमेंट्स हैं, और वो सारे वेस्टर्न म्यूज़िक से आ रहे हैं दुनिया भर में, ठीक है। लेकिन जो कोर हमारा म्यूज़िक है वो तो सीना बसीना वाला म्यूज़िक है। साथ के पास बैठना है, वो आपको राग बताएगा, लिखा नहीं गया कहीं। जो किताबें भी हैं, जो ग्रंथ हैं, शास्त्रीय संगीत है, जितनी भी किताबें हैं, उसमें फॉर्मूलाज लिखे हुए, लेकिन दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल यू हैव, नो साउंड्स। बट वेस्टर्न म्यूज़िक के अंदर अगर आपको शीट मिल गई है तो आपको पता है कि पियानो पे एग्जैक्टली क्या बजाना है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राग सीखने के लिए खान साहब के जूते सीधे करने पड़ेंगे, बस। ये तो बुरी बात थी, ये तो आई थिंक इज अ कल्चरल थिंग, राइट? इट इज़, आई मीन इंडिया केम आउट ऑफ इट, एकेडमिक कर दिया उन्होंने म्यूज़िक को, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू नैपा। यहाँ पे उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश की इसको करने की। थिएटर के अंदर बहुत अच्छा किया, म्यूज़िक के अंदर ड्रास्टिकली फेल हुए, वो बर्बाद हुआ एक्सपीरियंस। कोर्स आउटलाइन बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वो वर्कआउट नहीं किया। रन अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे म्यूजिक ये बिल्कुल डिपार्टमेंट में ऐसे था, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही था। और अब हम ये यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में बैठे हुए, सिमिलरली हम सारी एटलीस्ट हमें ये पता है कि क्या नहीं करना। मेलोडी कहा जाता है कि भाई ईस्टर्न म्यूजिक मेलोडियस या मेलोडी पे ज़्यादा होता है, जो वेस्टर्न म्यूजिक को इतना फर्क नहीं पड़ता। आई मीन हाँ, एक तरह से वह हमारा जो म्यूज़िक है वो मेलोडी के ऊपर। अब मेलोडी क्या है, ठीक है ना, मेलोडी है सुरों को तरतीब वाला,
ला 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 ला, ये एक मेलेडी है, एक लाइन है जो मैं तो अंताक्षरी शुरू हो रहा था ठीक है कि कौन सा गाना गा रहे हैं। लग जा गले के फिर बहुत ठीक है ना? मेरा फेवरेट गाना है मेरा। अब वो एक धुन है जिसको मेलेडी कहते हैं ना, धुन को, ये धुन है, इसके पीछे कॉर्ड्स लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, ये एक इन इटसेल्फ एक यूनिट है, ठीक है। आप इसके साथ तानपूरा लगा देंगे तो और वो साथ गाते रहेंगे, ये एक म्यूजिक परफॉर्मेंस बन जाएगी। वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर जो बेसिक इन दोनों के अंदर फर्क है, उसमें ये तो हॉरिजॉन्टल, तो वो वर्टिकल एस्पेक्ट भी कॉर्ड्स का, यानी गिटार पे भी कॉर्ड्स बजते हैं, हार्मनी यानी दो आवाज़ों का साथ मिलना, उसका इफेक्ट। वेस्टर्न म्यूजिक इज मोर अबाउट ओवरऑल इफेक्ट ऑफ कंबाइंड वॉइसेस टुगेदर, ठीक है, हार्मनी जिसको हम कहते हैं, हार्मनी का एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं। ये वाला म्यूजिक हमारा जो है ये ज़्यादा मेलोडी पे फोकस करता है, क्योंकि इसमें है ही मेलोडी, सिर्फ इसमें कॉर्ड्स नहीं लगने, पीछे कुछ नहीं होना। सो गॉस्पेल म्यूजिक जो यूएस में कहा जाता है कि ब्लैक स्पेशली आर इंस्पायर्ड अ लॉट बाय स्लेव सॉन्ग, वुडंट यू से कि वो भी फिर यही होते हैं कि वो बेचारे जो खेतों में काम कर रहे होते थे, उन्होंने ब्लैक स्लीव रखे हुए थे, दे वुड आल्सो मोस्टली जस्ट रिलाई ऑन मेलोडी, राइट? हाँ, क्योंकि वो फोक म्यूजिक था ना, वो बुनियादी तौर पे फोक म्यूजिक था, जो अफ्रीका से जो है ना वो आया था अमेरिका आके उसका कुछ डेकेड्स में और कुछ 100 सालों में उसका एक्सेंट बनना शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ यूरोपियंस भी थे। तो जब यूरोपियन फोक म्यूजिक और यूरोपियन क्लासिकल म्यूजिक मिलना शुरू हुआ अफ्रीकन्स के म्यूजिक से, तो फिर आपके पास ब्लूज आया, फिर आपके पास जैज़ आया। जैज़ तो है यूरोपियन क्लासिकल और ब्लैक म्यूजिक की इश्तराक से, फिर आपके साथ ये होना शुरू हुआ। वो बिल्कुल मेलोडिक म्यूजिक था, वो वाले गीत थे जो अफ्रीका में अपने खेतों में या फिर जंगलों में वो बैठ के गाया करते थे, वो अमेरिका में भी स्लेव बन के वो वही गाने गा रहे थे सारे, जवान मुख्तलिफ। बड़ा उन पे जुल्म किया। सो मेलोडी की जो आप बात कर रहे हैं, मोस्ट ईस्टर्न म्यूजिक प्रॉब्ली आई सी इट, बट ये जो सुर और राग का जो एक टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, वो भी मेलोडी उस पे ही होती है। हाँ, वो साउंड्स अ लिटिल हार्शर। अभी तो बहुत प्यार मोहब्बत से ला 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 कुमार सानू जैसा ही लगता है स्वीट से कुछ चीजें हो रही है, बट कभी कभी प्रॉपर आप राग ट्रेनिंग सुने हैं तो इट्स नॉट इवन गुड टू हियर टू ना, इसकी बात कर रहे हैं ना वही आप? ना, वही ना। वो क्या हुआ है कि विद टाइम कुछ टेक्निक्स हैं उसमें ऐसी जो बड़ी रोबस्ट और उस तरह की हैं, ठीक है, मैनली हैं बहुत, लेकिन कुछ टेक्निक्स जो हैं वो बिल्कुल ही मुलायम और सॉफ्टर साइड पर हैं, सही है ना। डिपेंड्स कि आप किसको सुन रहे हैं। जैसे आप बड़े उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को सुनेंगे तो वो बड़ा सुश्ता सा मीठा सा गाना है, ठीक है। आप मेहदी हसन खान साहब को सुनेंगे तो वो तो गज़ल गाते हैं, चलें, क्लासिकल नहीं गाते, ठीक है। मेहदी हसन साहब आल्सो स्ट्रगल टू पे हिज हॉस्पिटल, मतलब लाइक शर्म आनी चाहिए यार हमें। ये बहुत, मैं नहीं खोलना चाहता कहानी। कहानी आपके हाँ, पास? मेरे पास कहानी है, नहीं, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। ये पाकुला रिफिल तो भाई भाई ये पहले मेहदी साहब की कहानी तो सुना नहीं दे। यार, लोगों को नहीं कहना चाहिए। ये मेहदी साहब को बहुत पैसे मिले हैं, मेहदी साहब को बहुत सपोर्ट हुई है, उनके बेटों ने एक्सप्लॉइट किया है, हमारी आंखों के सामने Is हुआ this है। not true though that मेहदी साहब was struggling to pay his hospital bills at the end? आई मीन कम ऑन, मेहदी साहब, मैं एक बात मानता हूँ कि ठीक है, अगर वो इंडिया में होते, तो वो इंडिया में नहीं थे भाई, वो इंडिया में होते तो उनको सरकारी और वो हो रहा होता। यहाँ भी सरकार ने उनको बहुत सपोर्ट करने की कोशिश की, उनको चेक्स मिलते थे भाई, उनको 15-15, 20-20 लाख के चेक्स मिलते थे, उनके बेटे खबन जो करते उनके थे। बेटे शराबों, मुझे नहीं प्रॉब्लम कोई कहने में, कोई नाराज होता है हो जाए, उनके बेटे शराबों में उड़ाते थे यार, सबको पता है, हमने जाके उनके घर में पार्टियां की हैं कितने। मेहदी हसन जरा गा थोड़ी सकते आप जब तक थोड़ी पाकोला ना हो, ऐसे तो थोड़ी होता है। सेवरल टाइम्स हम उनके यहाँ पार्टी करने गए हैं, एंड दैट्स व्हेन आई केम टू नो कि यार मैं टीवी पे चल रहा है यार, इनके पैसे नहीं है, इलाज के, घर में पार्टी चल रही है, तो लाइक यार बेटे, तो ये था। और उनके बेटे की भी बड़ी कस्मपुरसी की हालत में भी वफात हुई। नहीं थे ऑफ कोर्स उनके पास आखिर में, नहीं थे पैसे, बिकॉज पीपल वर रिलक्टेंट,
टू गिव हिम मनी कि यार बेटे इनके खा जाएंगे। वो गवर्नमेंट कह देती थी सरकारी अस्पताल में, वो आगा खान में ही थे आखिरी टाइम पे भी, उनको गवर्नमेंट ही पे कर रही थी उनका सारा कुछ। और बहुत बड़े, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, मैं औकात नहीं है मेरी। वो वापस आ जाते हैं, क्या हाँ। कह रहे थे आप मेहदी साहब के टेक्निक के बारे में कुछ कह रहे थे? आई मीन उन्होंने तो कमाल कर दिया ना, कमाल कर दिया उन्होंने। मतलब हम देखते हैं, हम कहते हैं यार ये कैसे हुआ और क्या ये हो पाएगा दोबारा, ठीक है। तो वो हमें लगता है नहीं, वो हो गया, ठीक है ना। वो अल्लाह मियाँ ने एक खास खुद बना के अपनी रूह डाल के फेंक दिया था। क्या लोग होंगे यार जो बैठते होंगे और मेहदी साहब सामने बैठ के गाते होंगे, पूरी रात गुजर जाती होगी, 4 घंटे 5 ओए ओए घंटे, ओए मतलब लाइक 40 मिनट का रंजिश ही सही हो रहा है। ओए ओए ओए, मुझे सोच के ही जो है ना ये गूज बम्स आते हैं। लेकिन आप कुछ तो कुछ तो कुछ तो 10 मिनट हो गए भाई मेहदी साहब, कुछ तो कुछ तो पे रुके हुए हैं वो, कुछ तो से आगे नहीं है वो, और आप सुन रहे हो। हाँ क्योंकि हर कुछ तो में वो फर्क है और स्टोरी है, लफ्ज नहीं बदल रहे। यही तो है, मेहदी यही तो साहब आर्ट है। मेहदी हसन साहब के बारे में लोग बताते हैं, मुझे जिन्होंने रियाजत कराई, जो मेरे उस्ताद भी थे, मोहम्मद हुसैन साहब उनका नाम था, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बहुत बड़े आदमी थे वो। तो वो मेहदी हसन साहब के बेस्ट बडी भी थे और वो उनके साथ हारमोनियम भी बजाते थे। उनके भतीजे भी थे रिश्ते में, लेकिन हम उम्र थे। और वो थे जिनके बगैर मेहदी हसन साहब ने कभी परफॉर्म नहीं किया। ना मोहम्मद हुसैन भाई बैठेंगे, और कई कॉम्पोजिशंस मोहम्मद हुसैन साहब की बनाई हुई थी। ही वाज दैट गाय। तो वो नापा में नफीस साहब उनको ले आए कि तो मेरे उस्ताद थे, वो मुझे सीखता था, वो मुझे बताते थे। हम उनसे पूछा, हमारे लिए तो वो गॉड थे ना यार, मोहम्मद हुसैन, मेहदी हसन का बड़ी यार, जिसने कंपोज की हैं ये सारी चीजें। वो बताते थे हाँ ये वो जरा सी बात पे, हाँ मैंने बनाई थी, हाँ बैठे हुए थे चचा मेहदी में बैठे थे, हमने बनाई थी। अच्छा सर। अब वो, और पूरी दुनिया को पता थी ये बात, सब कहते थे हाँ यार यही थे। और वो बताते थे कि मेहदी हसन का जो प्रैक्टिस रूटीन था वो बहुत रिग्रेस नहीं कहूँगा मैं, उससे ऊपर की कोई चीज़ थी। मतलब वो ऐसे था कि जैसे अभी हम बैठे हुए हैं और मेहदी साहब ने अपना सुरमंडल निकला, हाँ मैं रियाज करूँगा अभी। अब वो रियाज करने बैठ गए, और वो रियाज करने बैठे हुए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सुबह हो गई है, और जो है ना फिर थोड़े दिन देर हुई है। तो उन्होंने पूछा भाई हाँ क्या हुआ? तो बोला मैं ना सुबह हो गई है। कह रहे हैं सुबह हो गई? तो बुध को बैठे थे, जैसे आज बुध है तो बुध को जुमेरात है, तो जुमेरात को बैठे थे रियाज करने। तो उन्होंने कहा अरे जुम्मा हो गया? नहीं मेहदी साहब, हफ्ते की सुबह हो गई है। तो लगा क्या लेके बैठते हो? मैं कह रहा हूँ कि 48 आवर्स गुजर गए हैं और बगला बंदा जो है ना सिर्फ खरज लगा रहा है, सा सा सा। अभी मैंने 4 दफा किया तो आपको बोरियत हो रही है, ठीक है ना, मुझे भी हो जाती है जब मैं मेहदी साहब करते तो नहीं होती। लेकिन जब वो कर रहे थे तो आई मीन वो उनका बड़ा सीन था भाई, वो अपनी आवाज से सितार वितार ट्यून करवा देते थे। तो कहते थे यार जैसे नहीं तानपुरे से हारमोनियम से ट्यून करते हैं ना, आपको एक रेफरेंस नोट चाहिए होता है, हिज वॉइस वाज अ रेफरेंस नोट। लोगों ने जिन्होंने बजाया है उनके साथ वो मुझे बताते थे कि यार इंस्ट्रूमेंट ट्यून करने के लिए कुछ नहीं, अच्छा नहीं यार ट्यून कर लो, सी का नोट है, इट वाज परफेक्ट पिच। तो आई मीन ये वो लोग थे। इसमें ये लोग भी हैं, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, और इसमें फिर वो वाले लोग भी हैं जो जिन्होंने इस काम को ना वाहियात बना दिया। जंग लगी हुई है। कि बीवियां काफी खुश होंगी उससे। I mean, what the fuck यार, मैं एक दफा गया, मुझे नफीस साहब उस्ताद हैं यार, वो मुझे ले गए, एक बहुत बड़े खान साहब हैं यार, उनके बेटे मुझे कत्ल कर देंगे अगर मैंने उनको बता दिया। तो वो बैठे हुए, तो बच्चे एक शौकीन लोग होते हैं जिनका होता है ना मेरे बच्चे की बर्थडे यार, आई एम कॉलिंग अ बिग स्टार, क्लासिकल की महफिल है तो तुम भी आना। तो वो था ठीक है ना, बच्चे की बर्थडे थी, 5-6 साल का वो बच्चा था, उसकी बर्थडे थी और क्लासिकल की महफिल रख दी ना बाप ने।
अपने दो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम नफीस साहब वगैरह हम सब पहुंच गए, वो खान साहब बैठे, सब गा रहे हैं, मैं थोड़ा जोन में था, ठीक है, तो मैं बैठ गया वहाँ। अब नफीस साहब, मैं थोड़ा बदतमीज़ भी था उस वक्त, ठीक है ना, म्यूज़िक तो सीख रहा था, मैं सितार उनका उठा के ले जाता था और वो सारा जो कुछ होता है, लेकिन वो मना करते थे, मैं लाइक बदतमीज़ी नहीं करना है यार, कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करना है। मैं बैठा हूँ और वो राग गा रहे हैं और वो शुरू कर दिया उन्होंने। अब अचानक वो गाते जैसी क्या, तो सामने बैठे हुए तो अपने बच्चे को लेकर, जिस बच्चे की बर्थडे थी वो स्कैर्ड, वो डर गया और वो सिर्फ बाप ने उसे चुप कराने की कोशिश की, उन्होंने फक दिस शिट यार, बंद करो महफिल में। महफिल तो खत्म हो गई, मुझे फिट्स लग गए, मैं यूं करके शुरू हो गया हंसना, क्योंकि वो इंसिडेंट हो गया था। बशीर खान साहब तबला बजा रहे थे, उन्होंने भी बेचारे ने यूं कर लिया। वो मेरे टीचर ने मुझे गेट लॉस्ट, बाहर निकलो यहाँ से, तुम हंस रहे हो, खान साहब सामने बैठे हुए। मैं कहा सर उसने क्या किया, ये उसने क्या किया? वो क्लासिकल म्यूजिक सुनाने आया था, वहां 25 लोगों को इम्प्रेस करके जाता आज, उसने क्यों किया ये? जस्ट बिकॉज उसने शो करना था मैं ऐसी चीज कर रहा हूं जो इंसान नहीं करते, ये ड्रैगन करते हैं सिर्फ। बहुत एक्सक्यूज के साथ खान साहबों के साथ, क्योंकि हमने वो वाले खान साहब भी अभी भी हैं यार, जबरदस्त गाने वाले मौजूद हैं, उस्ताद नसीरुद्दीन सामी मौजूद हैं यार, फरीद याज, अबू मोहम्मद कवाल हैं, वो हिल जाती है जब गाते हैं यार, सारा कुछ दिखाते हैं। अब नए लड़कों में हमजा अकरम कवाल है, हमजा अकरम बहुत अच्छा है, हमजा अकरम मैं कहता हूँ कि यंग वंस में तो मोस्ट अंडररेटेड कमाल आदमी है। मैं उसके साथ बड़े कॉन्सर्ट्स किए हैं, हमने बैंड भी बनाया हुआ साथ, हम टूर करते हैं अक्सर, बट वो कमाल है। और नए लड़कों में काफ़ी सारे, अभी नापा में एक सिखा रहे हैं मुस्लिम शगन, कमाल क्लासिकल, वो खूबसूरत गाते हैं। वहदत रमीज़ एक लड़का है, इंतज़ार हुसैन हमारे आर्ट्स काउंसिल में सिखा रहे होते हैं, ब्रिलियंट। आप उनको सुने, आपको खूबसूरती नज़र आएगी। बट वो इस एक क्लासिकल में, कमिंग बैक टू आखिरी जवाब आपकी बात का, कि हाँ वो कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो हैं थोड़ी मैनली, लेकिन उसको डिलीवर करने वाले खूबसूरती के साथ कम रह गए अनफॉर्चुनेटली। यू फील लाइक इट्स आल्सो डाइंग के लोग अपनी विरासत समझते हैं और फिर नहीं देते आगे, तो फिर वो उनके घरों के साथ ही चीज़ें मर जाती हैं कुछ। आई थिंक वो ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन इसमें मुकम्मल ब्लेम इनको देना घराने वालों को सही नहीं है। ये इतना डिमांडिंग है यार कि लोग इतना टाइम स्पेंड भी नहीं करना चाहते सीखने के लिए, बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है क्लासिकल तो एक म्यूजिक। बना दें मास्टर क्लास वीडियो सीरीज, वुड यू थिंक दैट लॉर्ड? अब तो हम कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं सर, हम आर्ट्स काउंसिल एंड पीपल आर रिसेप्टिव के जो हमारे एब्सोल्युटली सीनियर लोग हैं, दे लाइक हाँ नो ये दे लोग, नॉट, यही तो मैं दे कह रहा नॉट, हूँ। दे नॉट। मुझे खान साहब को मैंने कहा कि खान साहब ये आपके पास जो इल्म है ना, ये यू द लास्ट वन, डू यू नो दिस? लाइक मुझे पता है कि ये, मैंने कहा आपको पता है इसके बाद ये मर जाएगा आपके बाद? सर हाँ, कह रहा तूने तो सीख लिया ना ये वो। मैंने कहा पर मैं सर, मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो कॉम्पोजिशन भी करता हूँ, मंजन भी बेचता हूँ और 10 चीज़ें करता हूँ, तो वो मैं वो कभी नहीं कर पाऊंगा। वो आप ही पास है, वीडियो बनाते हैं यार, पर उसमें हमारा क्या फ़ायदा? मैंने कहा सर आप, ये काम आपका नहीं है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने ईजाद की है, ये आपके पास भी कहीं से आ रही है, तो इल्म जो है वो बांटना ही पड़ता है, उसको बांटना ही चाहिए, उसको कर दें। मैं नहीं करना। तो इस तरह बहुत सारा जो है वो ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है, और जो बाकी है उसको हम आर्काइव करने की किसी ना कोशिश कर रहे हैं। सैफ समीजो हमारा एक दोस्त है, वो फोक म्यूज़िक कर रहा है, सारा लगा हुआ है, लहूटी हाँ काफ़ी कर लिया उसने, काफ़ी। आपको एटलीस्ट, ये अभी मर जाएंगे सारे, जब अल्लाह ना करे इनको अल्लाह ज़िंदगी दे, भगत भूरा लाल और ये वो सारे, तो आप बैठ के देखेंगे कि यार ये भी था यहाँ पे, वो पता ही नहीं होता किसी को, और कितने मर गए पीछे पीछे। इससे भी आपको ट्रेजेडी बताता हूँ, चलिए ये तो लोग हैं, मसले हैं, रिकॉर्ड्स जो डिजिटाइज नहीं हो रहे वो ख़राब हो रहे हैं। बारिश हो जाती है, अच्छा जी ये रिकॉर्ड ख़त्म, डिजिटाइज क्यों नहीं थे? नहीं, हमने कभी डिजिटाइज किया ही नहीं, पड़े पड़े गल जाते हैं रिकॉर्ड्स, जो एक मतलब हिस्ट्री इज एन अंडरस्टेटमेंट टू से व्हाट दीज होल्ड।
वो डिजिटाइज नहीं होते। अभी हो रहा है एक प्रोजेक्ट सिंध में तो एटलीस्ट, बट दुनिया में तो हुए हैं। अभी यहाँ पर अपना फैसल रफ़ी भी कर रहे हैं, हमीद हारून साहब की सारी वो निकाल के कर रहे हैं। मैं जाता हूँ सुनने के लिए, इसमें ऐसी ऐसी मज़ेदार चीज़ें हैं, मैं बैठ के सुनता हूँ अक्सर जब हो रहा होता है। बट यहाँ लुत्फ़ुल्लाह खान साहब थे, उनके पास था इतना सारा डाटा, उन्होंने वो मेरे ख्याल से अनवर मकसूद साहब के पास अब चला गया है या क्या है। बट ये सारा जो है ना नेशनल ट्रेजर है भाई, इसको आपको डिजिटाइज करें। और आई नो मुल्क ने भी कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन हमारे जो बाबे हैं ना आर्ट्स में, मैं आपको कह रहा हूँ हमारे हर फील्ड के अंदर जो है ना ये सीन है। बूमर बाबे जो हैं ये अपनी दिस इज वाई मैं कह रहा था ना, आपको पूछ रहे थे कि यार ऑनेस्टली अमित शाह साहब, उनकी सबसे बेस्ट बात ये है कि ऑफ कोर्स लोगों की मुख्तलिफ राय होंगी, बहुत सारी मुख्तलिफ राय होंगी उनके बारे में, राइट, हर किसी को आके ही इज़ द बेस्ट गाय टू मी इस वक्त पाकिस्तान में आर्ट्स और कल्चर में। उसकी रीज़न ये है कि नया से नया, जदीद से जदीद आइडिया उस शख्स के पास आप लेकर जाएंगे, इन हिल नेवर से नो, सर ये कर देते हैं, सर ये कर देते हैं, यार ये करते हैं, करो। और हमारे जैसे लॉन्डों को, मतलब आर्ट्स काउंसिल जैसी जगह पे उन्होंने इतना फ्री हैंड दे दिया है कि हम जो है वो खुल के वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम बकवास करते थे ना इंटरव्यूज़ में बैठ के, ये यूं हो जाएगा ना तो फिर यूं हो जाएगा। अब हम जब वहाँ जाके बैठे 6 महीने हुए तो उन्होंने बुलाया एक दूसरे का, तू तो कह रहा था अपने इंटरव्यू में यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा, अब तो तेरे पास है, कर। सुनो इस What are तरह you doing with the new? एक तो हम जो है अकेडमीज़ को हम ज़रा फॉर्मल पैटर्न पे लाने की कोशिश करें, अब क्योंकि अभी भी हमारा ये ख्याल है कि फॉर्मल एजुकेशन पाकिस्तान में आर्ट्स की जो है, परफॉर्मिंग कौन आर्ट्स कर रहा है? कुलसुम is doing it. थिएटर का हेड है ज़ीशान नलवाला, ज़ीशान हैदर नलवाला। मीसम नकवी थे, वो चले गए हैं, अब ज़ीशान हैदर नलवाला है। और उसमें हम एक चीज़ जो अभी स्टेट लेवल पे नहीं हो रही है कि ये जितना टैलेंट है उसको पता नहीं है कि हम कहाँ जाएं। उसको ये नहीं पता ग्रास रूट लेवल पे तो बिल्कुल ही नहीं कुछ काम हुआ कि यार हम इसको अपना प्रोफेशन कैसे बनाएंगे। इस पे हम जो है अभी तो हम कराची के लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन अब हम नेशन वाइड जा रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान में परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर ऑल की एक मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इस साल हम फ्रेमवर्क बनाएंगे। और अभी एक बड़ा माइलस्टोन, ये बड़ा सबकी मेहनतों का नतीजा है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो कहा है कि 1500 म्यूज़िक टीचर्स है हायरिंग, म्यूज़िक की एजुकेशन कंपलसरी कर रहे हैं वो। ये छोटी छोटी कामयाबियां हैं जो सारी जुड़ी हुई हैं साथ। फिर हम एंसॉम्बल डिपार्टमेंट भी बना रहे हैं, रेपर्टरी थिएटर कंपनी बनी है। आइडिया ये है, प्लान ये है कि इन सारे बच्चों को जो पूरे पाकिस्तान में है, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको किसी तरह जोड़ लिया जाए और फिर देखा जाए इनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। हेल्प कर रहे हैं लोग बाहर, काउंसिल्स भी हेल्प कर रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। इट टेक सम टाइम ऑफ कोर्स, बड़ा मुद्दा है ये। But the impact would be just हो मतलब forever, right? हो, भाई हो, जो हो। तो छोटी सी जगह T2F थी, ओहो, वो छोटी सी जगह थी देख। यार, मैच बॉक्स जितनी। हाँ उसका इम्पैक्ट आज भी आप आर्टिस्ट से पूछिए, ठीक है, पीपल लाइक अस हु आर हाँ बिल्कुल। मिड रेंज, आप खैर मुझसे थोड़ा आगे हैं, बट मिड करियर, वो T2F वाज हाँ, द प्लेस। हम जाते थे, वहीं करते थे और ना भी आप जाएं, आप नहीं भी परफॉर्म कर रहे, आप शाम को चले जाएं, बस। ठीक है, यहाँ पेंटर बैठा है, यहाँ म्यूजिशियन बैठा है, बाहर वहाँ 4 लोग गिटार लेके माहौल। बैठे हुए हैं, ठीक है, आप गाते हो, बोले यार ये तुम्हें बजाने को आता है, ओ हम बैंड बना लें। इस बैंड्स बने T2F बिल्कुल ऐसे ही हुआ इस है, तरह बैंड्स बने T2F बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो दीज लिटिल प्लेसेस, इनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, अगर इसको एक फॉर्मूला उसको करें तो क्या होगा यार। बिल्कुल, इसमें सारी रिसोर्सेज जोड़ने वाली बात है, एंड चाचा साहब इज डूइंग दैट, ठीक है ना, फेडरल लेवल पे भी। और मुझे उनसे सीखने का मौका मिल रहा है कि यार ये भी एक काम है पूरा। स्टेट के पास पैसे हैं, स्टेट के पास पैसे होते हैं इन चीज़ों के लिए, हम लेने वाले बने तो मिल जाएंगे। मैडम शाह साहब स्टार्टेड आर्ट्स काउंसिल द फंड ऑफ 10 लाख रुपीज़ फॉर अ ईयर, साल का 10 लाख रुपए का उनका फंड था, आज करोड़ों में, ठीक है। और उस वो अवेल हो रहा है, लग रहा है, नज़र आ रहा है। अकेडमीज़ की हमारी सिर्फ अपनी अकेडमी की जो साल की, सिर्फ म्यूज़िक अकेडमी की जो हमारी साल की जो है वो हमारा खर्चा 2.5-3 करोड़ रुपए का है, ठीक है।
वो भी बन रहा है, थिएटर का लग गया, तो मैं ये पैसे आ ही रहे भेज हैं। दूं सीवी, यानी आप कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि सीवी भेज देनी चाहिए मुझे? वो आई मीन ये हो रहा है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, अभी भी आना शुरू हो गया है ऑफ कोर्स, आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं, क्योंकि हम अंदर हैं तो अभी हम अंदर ही अंदर देख रहे हैं कि अरे यार ये तो आ रहा है इसका रिजल्ट, लेकिन जब ये नेशन वाइड हम निकलेंगे तो ये फिर नेशन वाइड अगेन अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो आजकल थोड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, आप आई थिंक यू आर इन फेवर ऑफ दिस, सो आई जस्ट वांट यू टू टेक ऑन द रिकॉर्ड कि ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ म्यूज़िक है, इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी शिकायत है, स्पेशली आर्टिस्ट म्यूजिशियंस को, बट पैसा तो आ रहा है। मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुश हूँ इस पे, मैं कहता हूँ और ज़्यादा होना चाहिए बल्कि, ठीक है, बट ये आपको कोई मसला नहीं कि कश्मीर बीट्स हो रहा है? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो मेरे ख्याल से शानी प्रोड्यूस कर रहा था। साथ नहीं कर रहा? नहीं साथ नहीं कर रहा था, शानी हैदर कर रहा था, हाँ। शुजा भाई का भाई। तो मेरे भाई के पास ही पैसे गए ना, मतलब मेरी बिरादरी के बंदे के पास पैसे गए, और वो किसी न किसी दिन घूमते हुए मेरे पास भी आएंगे, तो मैं खुश हूँ कि यार आने दो कश्मीर बीट्स भी आने दो, बल्कि वो गाय सोप को भी बोलोगे वो कुछ करे, ठीक है उसको बोलो कुछ करे, वो हम बनाएंगे मंजन, ठीक है, गाय सोप। लेकिन ये एक चीज़ है, ठीक है ना, दुनिया भर में, यहाँ पाकिस्तान में अभी इन्होंने चेंज कर दिया है, जो बच्चे सारे यंग स्टनर्स और ये हसन हो गया और ये टका टक और ये सारे, ये बना रहे हैं म्यूजिक फॉर द सेक ऑफ म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक एक बहुत लंबे अरसे तक सिर्फ कॉर्पोरेट फंडिंग से जो म्यूजिक बना वही म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा था पाकिस्तान में, उससे प्रॉब्लम था कि यार सिर्फ तभी म्यूजिक बनाएंगे बैठ के जब कॉर्पोरेट पैसे देगा। आर्टिस्ट तो उस वक्त आर्टिस्ट बनता है जब उसके, वही आमिर ज़की फराज अनवर वाली बात आ गई कि यार 10 एल्बम्स होते हैं, रेpertoire होता है, आपके 100 गाने होते हैं, बाहर 500 गाने होते हैं, फिर आपकी फॉलोइंग होती है, और फिर उसके बाद आप शिकायत करते हुए शायद अच्छे भी लगते हैं, यार मैंने 300 गाने रिलीज किए, मैंने 100 गाने रिलीज किए, लेट्स से, मुझे कोई एक बड़ा आर्टिस्ट दिखाते हैं आप दुनिया का जिसको आप बड़ा कहते हैं, और उसके यू नो वन हिट वंडर वाली की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिस्ट, जैसे मेरे सबसे फेवरेट आर्टिस्ट हैं स्टिंग ने ओवर 1000 गानों के ऊपर कोलैबोरेट किया होगा, इंक्लूडिंग हिज ओन सॉन्ग्स। ये बात सच है कि पुलिस के ड्रमर ने अपने ड्रम पे फक स्टिंग लिखा हुआ था? स्टुअर्ट कोपलैंड, हाँ वो उनका आपस में बड़ा वो था, ताकड़ा था, वो भी एक बड़ा आदमी है भाई स्टुअर्ट कोपलैंड। लेकिन स्टिंग क्या भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल ना, उसके गाने तो देखें, उसके एल्बम देखें, उसका बॉडी ऑफ वर्क का बड़ा गेम है ना, बॉडी ऑफ वर्क। अभी आपकी पॉडकास्ट चल रही है, ये चल रही है और ये जा रही है लोगों तक, इसलिए जा रही है क्योंकि पीछे से आप फ्यूल किए जा रहे हैं। मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा, नेवर अंडर एस्टिमेट समबडी हु कीप्स शोइंग अप। क्या बात है, ये बेहतरीन बात है। ठीक है, टैलेंट ये वो सब बातें साइड में रखते, जिंदगी हो, म्यूजिक हो, पॉडकास्ट हो, जिम हो, जो आदमी रोज आता है ना वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। ऐसा ही है, वो कहीं ना कहीं 110% कंसिस्टेंसी जो है ना, वो एक प्रैक्टिस, ये वो सब चीजें हटा दें, कंसिस्टेंसी एक ऐसी ट्रेट है जो इंसान को ले ही जाएगी कहीं ना कहीं। तुम पॉडकास्ट में, since you mentioned the podcast, lot of people ask how do I start? I'm like start, and they're like ये क्या घटिया एडवाइस दी तूने? I'm like मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने पॉडकास्ट शुरू की, एक एपिसोड आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, अब हम कोई 200 से ऊपर तक पहुंच चुके हैं, होता जा रहा है। मेरा कोई 5 ईयर प्लान नहीं है, मेरा कोई 3 ईयर प्लान नहीं है। अभी अब्दुल्ला भी हमसे पूछ रहा था कैसे गैस प्लान करते हो, आई सेड ऐसन फेसबुक पे उसको गुस्सा आ रहा था, मैंने बोला यार ऑफलाइन हो जाओ इससे पहले कि कैंसिल हो जाओगे। इसने बोला आप पॉडकास्ट बुलाते नहीं है भाई, आपका अपना पॉडकास्ट है। सो देयर इज सम मेथड टू द मैडनेस, बट इट्स मैडनेस इफ यू कीप शोइंग अप एंड यू आर कंसिस्टेंट, यू विल गेट समवेयर। ऐसी है 100%। कीप प्रोड्यूसिंग म्यूजिक। हाँ, मुझसे ये सेम बात मुझसे पूछी थी एक लड़के ने, सर मैं गाने बनाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने कहा गाने बनाओ। तो फिर मैं उसका क्या करूँ, बना लूँ तो? मैंने कहा अपलोड करो। उसने कहा फिर क्या करूँ? मैंने कहा फिर और मजीद गाने बनाओ। उसने कहा और मैं फिर भी करता रहा हूँ, फिर भी कुछ ना हो, तो मैंने कहा इंतजार करो। ठीक है, इस पे पता है, इसमें मुझे इंसान समझ में आ जाता है इन सवालों से कि तू चाहता है क्या है। ठीक है, देयर लॉट ऑफ पीपल, स्टैंड अप में स्पेशली ये होता है क्योंकि फैट बन गया था, स्टैंड अप करना है, क्यों करना है?
लाइक्स होंगे, ये होंगे, फिर मैं एक्टर बन जाऊंगा। तो एक्टिंग क्यों नहीं करते? जब तुम्हें बनना एक्टर है तो तुम स्टैंड अप क्यों कर रहे हो भाई? मैंने अपने एक स्टूडेंट भी है, दोस्त भी है मेरा, बड़ा मशहूर भी हो रहा है वो ऐसा ऐसा, लेकिन जो है ना उसको मैंने कहा, वो बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से और ऐसे गुजर रहा था, लाइक मैं सब छोड़ना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। उसको मैंने कहा यार बैठ जाओ, तुम्हें अब 8 साल 7 साल हो गए ये काम करते हुए, तो तुम हो क्या, मतलब आई यू सिंगर, आई यू म्यूजिशियन, आर यू प्रोड्यूसर? 7 साल उसको हो गए थे, उसने एक्चुअली फिगर आउट ही नहीं किया था। वो बस जो काम आता था वो कर देता था। उसको वही उसका सीन था कि यार बस नहीं मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन असल में तो मैं एक्टिंग करूंगा। अच्छा यार, तो तूने 5 साल ये कर दिया काम, अभी तू एक्टिंग कब करेगा? बाल भी चले जाएंगे तेरे कुछ अरसे में, तो तू हुमायूं सईद तो बन नहीं सकता, फिर तो क्या करे? नहीं मैं फिर मैंने इसलिए म्यूजिक रखा था, मेरा म्यूजिक की तरफ भी वापस आ सकता हूँ। नो, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। यू नो, तूने म्यूजिक करना है तो बस सब छोड़ दे, पहले 5 साल स्ट्रेट सिर्फ म्यूजिक कर और वो कर, उसके बाद फिर बात करेंगे। हाँ, टाइम्स आए, मतलब ऑब्वियसली जवानी में आपको लगता है कि पूरी जिंदगी पड़ी है, इतना टाइम नहीं होता नहीं यार नहीं आपके नहीं पास नहीं नहीं सर, नहीं। कि आप 5 साल गलत डायरेक्शन में चले जाओ फिर वापस आके दूसरी जगह जाओ, होता भी नहीं है। उसमें इवेंचुअली फिर यही होता है कि आप यू नो काम कर रहे होते हैं, रिस्क तो मिल ही जाता है, ठीक है ना किसी तरीके से, लेकिन फिर आप कंप्लेन कर रहे होते हैं, चांस नहीं मिला, चांस नहीं मिला मैंने। तो वो चांस तो भाई रास्ते पे पड़ा हुआ है, जो उसके ऊपर जिस रास्ते पे चला गया वो चला गया। It's easier than ever before, not saying it's बहुत easy, आसान। it's easier। ठीक है, आई मीन इवन उस्मान खालिद बट यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, हम्म, and now he's doing, he's just I think wrote a movie, हम्म, पहुंच गया ना वहाँ पर। साइम मेरा दोस्त है, अब वो रोता रहता है कि जी मेन स्ट्रीम में नहीं मिल नहीं, उसने जो मूवी बनानी थी उसने खुद बनाई, वेनिस जाके जीता, कांस जाके जीता, सरमत खुसट को देखें, ही इज मेकिंग द प्रोडक्ट दैट ही वांट्स टू मेक। सो पहुंच आप जाते हैं, इट्स जस्ट आई थिंक लोगों को मेहनत से डर लगता है, शॉर्टकट चाहिए। वही है। वो आपसे जब पूछने आते हैं ना, एसेंशियली बोलते हैं भाई यार इधर मैंने यूं पहुंचना है, इसके बगैर बताओ कैसे पहुंचूं। और मजे की बात ये है कि वो जो उनको शॉर्टकट लग रहा होता है वो असल में लॉन्ग कट है, क्योंकि वो जाया है वक्त बस वक्त जाया है, वो लॉन्ग कट है। जो काम तुमने, ऐसा हुआ है मेरे साथ कई दफ़ा कि वो स्टूडेंट कह रहे नहीं सर, मैं आए मेरे पास कि सर हमने प्रोफेशनल वोकलिस्ट बनना है। तो मैंने कहा तुम गाओ, तुम हो प्रोफेशनल वोकलिस्ट, तुमने गाने रिलीज करो, पसंद आ गया। नहीं सर हमें सीख कर करना है, थोड़ा सा अपने आपको इम्प्रूव करना है। उनका ठीक है यार, ये बेसिक वर्कआउट है 3 साल का, तो ये बेसिक वर्कआउट कर लो 3 साल का, तो तुम्हें पता लग जाएगा प्रैक्टिस का तरीका क्या है। ये तो बहुत लंबा है, कोई 3 4 महीने की कहानी बताएं। अगर ये वो वाली दवाई मेरे पास नहीं, वो इंजेक्शन है, वो तुम जाओ, वो तुम्हें लगाएगा कोई टीका, और कहाँ लगाएगा ये मुझे नहीं पता, बहरहाल तुम चले जाओ। और फिर ये भी हुआ है कि 3 4 साल बाद वो बंदे वापस आए, सर वो हमने ये भी किया वो भी किया, वो नहीं हुआ, अब आप हमें बता दें। मैंने तो उल्लू के पट्टे, तू उस वक्त कर लेता तो आज 3 साल वो तेरे भी निकल गए होते, 1 साल का एक्सपीरियंस भी होता तेरे पास। तो वो शॉर्टकट के चक्कर में जो है, आई फॉर पीपल हु वांट टू, बट आई गेस जिसको म्यूजिक बनाना है, जिसको रिलीज और वो सब नहीं है, तो उस्मान रियाज है, व्हाट अ म्यूजिशियन, जबरदस्त डजंट है। वांट टू रिलीज एनीथिंग। हाँ, तो आई थिंक वो उसका देखिए ना, उसका भी ये है ना कि वो अपना एनिमेशन हाउस चला रहा है, ठीक है ना, और उसकी फिल्म बना रहा है, वो अपनी उसकी कॉलिंग वहां पर है, उसने म्यूजिक सीखा और म्यूजिशियन भी है ऑफ कोर्स, लेकिन वो स्टेलर म्यूजिशियन, आई एम श्योर ही ये प्रैक्टिसेस। जबरदस्त है। हाँ प्रैक्टिस, वो बर्कली भी किया है उसने, हाँ काफी सारा पढ़ा भी, वो कमाल आर्टिस्ट है, पर वो मुकम्मल आर्टिस्ट है एक, ठीक है हाँ, ना, वो बहुत ही आर्टिस्ट, वो बहुत आर्टिस्ट है। बहुत आर्टिस्ट। तो वो अपने एक जोन में है और उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी माशाल्लाह से हैं, तो वो कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटीज को जो है ना वो फ्रूटफुल काम कर रहा है। उसने एनिमेशन हाउस यहाँ बनाया है, यकीनन वहाँ वो सारे लोग गए हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स पाकिस्तान का, इसमें अच्छा ही होगा। जो लोग सुन रहे हैं समझो ये करना चाहते हैं, क्या कहाँ जाएं, आपको मैसेज करें, आर्ट्स काउंसिल आए, आ क्या जाओ आर्ट्स करें? काउंसिल आ जाओ, मैं तो रोज होता हूँ वहाँ पे, ठीक है, आओ, अभी सितंबर में एडमिशन्स भी होने वाले हैं, आप आएँ। अगर आपके पास सिर्फ पढ़ने का और ये सब का टाइम नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे माहौल में टाइम गुजारना चाहते हैं, जहाँ आप अपनी नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं, स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ऐसे लोगों में टाइम गुजरे जो आर्ट्स करते हों,
म्यूजिक करते हो, तब भी आप शाम को आ जाया करें आर्ट्स काउंसिल, हम तो किसी को नहीं रोकते। सो इंटरेस्टिंग। मैं वहाँ कैंटीन है, चाय पिए आके। मैंने इतना टाइम गुजारा है आर्ट्स काउंसिल में, ये जो सब आप बातें कह रहे हैं ना, आई वुड हैव नेवर थॉट ऑफ आर्ट्स काउंसिल एज दैट प्लेस। मैंने समझे आप, अब शाह साहब अगर सुन रहे हैं तो सॉरी, मैंने अपने सारे रिहर्सल में, मेरे पास ना पैसा था ना जगह थी, हम आर्ट्स काउंसिल चले जाते थे, हम रिहर्सल शुरू करते थे, कोई गार्ड आता था वो उनसे बात की हुई है, वो उनसे बात करने जाते थे, जितनी देर में हम पकड़े जाते थे हमारा काम हो जाता था, घंटा तो निकल जाता था आपका आराम से। तो मैंने पूरे पूरे दिन आर्ट्स काउंसिल में वो जो एम्फी थिएटर नहीं है वहाँ कोई नहीं होता था, वहाँ हम सारे काम कर लेते थे, वहाँ से हटाते थे हम बाग में आ जाते थे, बाग से हटाते थे हम पीछे की साइड चले जाते थे। बट आर्ट्स काउंसिल वाज नॉट, ये हम कर लेते थे, बट आर्ट्स काउंसिल ऐसी जगह नहीं थी खुली कि आप आए, यू आर वेलकम, इट्स वेलकमिंग फॉर आर्टिस्ट, बैठ के जो चाय पे बातें भी हो रही होती थी वो अजीब पॉलिटिकल लोग आए हुए होते थे, आर्ट्स काउंसिल की इंटरनल पॉलिटिक्स और इलेक्शंस और गंद, तो वो कभी मुझे फील नहीं हुआ कि यार ये आर्ट्स की जगह है या द बिल्डिंग इज कंड्यूसिव टू आर्ट्स। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2009 10 11 12 वाला टाइम। बिल्कुल, ये वो टाइम था जब अहमद शाह साहब had actually taken over recently। उनको 4-5, हाँ, उन प्रेसिडेंट थे, उनको 4-5 साल हुए थे, और वो पाकिस्तान के बाकी इदारों की तरह वो भी एक कॉम्प्लेक्स जगह है। आप सही कहते हैं ना, लोग खान साहब को 30 साल तो दें आप। हाँ, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। शाह साहब को भी 20 साल तो लगे। नहीं, अभी उनको 12-13 years, और अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वहाँ पर तो आई मीन कमाल जगह पर ये जा सकता है। young people when they go to arts council now they feel like ये क्रिएटिव जगह है जहाँ हम एक दूसरे को कोलैबोरेट करके काम एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये पीछे कैंटीन बनी हुई है, आप वहाँ पर जाएंगे आपको लगेगा आप किसी, वहाँ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं ऑल द टाइम, वो म्यूजिक भी बजा रहे होते हैं, फाइन आर्ट स्कूल भी है। और इस साल हमारा यही मोटिव है, इस साल से हमने शुरू कर देना है ये कि हमारी कोशिश है कि हर वीकेंड के ऊपर हम जो है आर्ट जैम, म्यूजिक जैम, डांस जैम ये करें, लोग आएँ। आप मेंबर नहीं होंगे मेरे ख्याल से आर्ट्स काउंसिल के, तो आपके जैसे लोगों को मेंबर बनना चाहिए। ये हमारा एक मिशन है कि यार ये वो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स लाइक बेटर आर्ट्स काउंसिल, तो इनको जोड़ना है अब, क्योंकि वो खास किस्म के लोग थे जो आर्ट्स काउंसिल की मेंबरशिप जिनके पास थी, इसको भी बैरियर को तोड़ा है। मुझे ये टास्क दिया था, काफ़ी सारे लोगों को मेंबरशिप हमने करवाई है, नताशा बेग से लेके XYZ, जितने नए लड़के हैं लड़कियां हैं, कश्मीर बैंड और ये वो, इन सब का यार ये आए अब, क्योंकि शाह साहब, मुझे अच्छा लगता है वो ये कहते हैं कि यार मैं यहाँ तक ला सकता था और मैं इससे आगे जहाँ तक ले जा सकता हूँ ले जाऊँ, बट यू गाइस हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ना, इसीलिए तो हो तुम लोग यहाँ सारे, तो वो एक अच्छी फीलिंग है। सो इज इट नॉट प्रोहिबिटिव कि अगर मैं एक बैंड हूँ, बोले यार मैं आर्ट काउंसिल कॉन्सर्ट करना है, ऑडिटोरियम में वो जाएंगे, ऑडिटोरियम होगा अभी कोई 70-80 एक रात, वो 2 घंटे का, ऐसे ही है। तो वो उसका क्या तरीका है, कुछ देते हैं आप? अगर उसका तरीका ये है कि अगर आप एक्सेप्शनल आर्टिस्ट हैं और आप आते हैं तो हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। हम कहते हैं तुमको पैसे नहीं दो, ऐसा करो, ठीक है, हम प्रमोशन भी करते हैं इसकी और हम इसको प्रोड्यूस भी करते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, और जो टिकट मनी होगी, जो पैसे आएंगे उसको स्प्लिट कर लेंगे। व्हाई डोंट यू जस्ट डू लाइक ओपन माइक्स, वो जिस तरह होते वो भी हैं होती हैं कि भाई हम जो बैंड्स हैं, ये हमने किया हुआ है म्यूजिक नाइट, ये 15 बैंड्स हो भले, वो एक एक दो गाने आके कर लेंगे। ये भी होता है, ये भी शुरू हुआ है। एक साउंड स्पिरिट के नाम से हमने चीज़ शुरू की, 2 दफ़ा हुई वो, तीसरी दफ़ा भी हम दोबारा कर रहे हैं वो। उसमें हमने यही किया, कॉल फॉर एप्लीकेशन दिया, लोगों ने अपने डेमो सबमिट किए, हमने उनको लिया, जो बेहतर वाले थे उनको मेन स्टेज दिया, जो अपकमिंग स्ट्रगलिंग थे उनको बाहर स्टेज दिया। 4 बजे से म्यूज़िक शुरू किया, रात के 12 बजे तक किया। एक दिन का फेस्टिवल समझ लिया। अभी वर्ल्ड म्यूज़िक डे पे हमने ये किया, ओपन स्लॉट्स की, लोगों ने जमा कराया, सारे म्यूजिशियंस को बुलाया, जैम भी हुआ, ये हम कर रहे हैं, थिएटर का भी चल रहा है। That's great. I don't think a lot of people who are listening probably know that this is happening. So it's very good that this is happening and the word's now going out कि यार this is happening. बिल्कुल, सोशल मीडिया गेम थोड़ी अप करने की जरूरत है। वो उसी पे हम आजकल, हमारा अब नेक्स्ट टास्क है इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलप करना। पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत बड़ा मसला है, उसके ऊपर हम फंसे हुए हैं, ठीक है ना, और काफ़ी सारा हो गया।
अब हम जा रहे हैं इस तरफ कि ओके ठीक है, अब जरा बताओ लोगों को कि यार ये हो रहा है, आओ। गुड लक यार, गुड लक। कुछ भड़ास रह गई है ऐसा किसी पे नहीं यार, निकलने वाली है? काफी निकल गई, कुछ रिलैक्स हुए हैं, कुछ इजी हुए हैं? हाँ, काफी निकल गए, काफी जिंदगी निकल गए। में। बस ख्वाहिश यही है कि ये कराची जो है यार, इसमें बहुत पोटेंशियल था और अभी भी है। बड़ा शहर है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये तो वो शहर होना चाहिए जहाँ पर जब बारिशें हों तो हम मतलब और ज्यादा वाइब्रेंट हो जाए ये शहर। तानसेन हो हमारे पास, मतलब साउंड्स ऑफ कराची बाजार हो, बारिश हो रही ओए ओए हो। ओए, कटी पड़ी। या बड़े मेरे इस तरह के ड्रीम्स हैं यार, एक फेस्टिवल हो सी व्यू पर, हजारों बंदे हो, खुले टेंट, कॉन्सर्ट स्टेज लगा हो। करेंगे ये करेंगे, ये भी वो जब लाहौती मेलों मुझे काफी करीब लगता था इस सारे से, वो जामशोरों में जब करते थे। पॉलिटिक्स एंड इश्यूज, या इंटरनल एक्सटर्नल, काफी। ये हर जो अच्छी चीज़ भी होती है ना उसमें फिर ये जो मसले मसाइल हैं। आई थिंक आई एम कराची डिड सम रियली गुड प्रोजेक्ट्स, रियली गुड प्रोजेक्ट्स। स्पोर्ट ग्रैंड वाला कॉन्सर्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बैक स्टेज उस पे सब थे, हाँ हाँ, लिटरली लाइक मोरूफ, मिकाल, फराज, यूं बैठे हुए हैं साहब, बातें कर रहे हैं। बट खैर उसमें भी इशूज। लेट्स एंड विद मेमोरी ऑफ कराची, सिंस कराची आपका इतना स्ट्रॉन्ग है। आई हैव फेल्ट कि आज हम बड़े कराची और आपकी ज़िंदगी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पास चीज़ें इतनी सारी थी। बताएं जी, फेवरेट कोई कराची की याद, सिंस कराची हैज प्लेड सच अ पिवटल रोल इन योर जर्नी। यार बस मैं मिस करता हूँ, लोग बहुत हो गए हैं, आबादी बहुत हो गई है। और मुझे याद है मेरे बचपन में कराची इतना बंजर नहीं था, एक ग्रीन था, इसमें दरख्त थे, ठीक है ना। हम जितने भी इलाके हैं नॉर्थ नाज़िबाद में भी जब बचपन में आते थे, मैं वो हवा मिस करता हूँ। मैं बचपन में जो ग्राउंड्स थे, प्ले ग्राउंड्स थे, ग्रीन बेल्ट्स जो थी, मैं वो मिस करता हूँ कराची की। कुछ नज़र नहीं आता यार, रोड नज़र नहीं आते अब, सिवाय बंदे के और गाड़ियों के और बिल्डिंगों के कुछ नज़र नहीं आता। जो हम देखते थे ना कराची का पैलेट, वो मिस हो गया। एंड आई अंडरस्टैंड विद टाइम। और मेरी ये भी मेमोरी ताज़ी है कि लोग अपने घरों के बाहर सफाई रखते थे। कौन से कराची में रहते थे बॉस साहब? मैंने देखा है ये, ठीक है ना। जब हम, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। करीमाबाद कराची में एक जगह पर है, ठीक है ना। वहाँ पर वो गोल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। मीना बाजार है, गोल बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पर मेरे दादा रहते थे। और मैं बाखुदा मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, वो बचपन में नीचे वो पान की दुकानें भी थी, बट वो पान की दुकानें ऐसे गोल उसके अंदर बनी हुई थी और उस पर अम्ब्रेलाज लगी हुई थी, बड़ी खूबसूरत। वो पिक्चर अभी भी मेरे दिमाग में बिल्कुल फ्रेश है। वो साफ था, वो पट्टी बिल्कुल साफ थी। वहाँ पर उस वक्त शायद लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, इस वजह से वो कचरा कुंडी नहीं था किसी भी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल कुछ स्विट्जरलैंड था वो हम ही थे। ऑफ कोर्स हम सालों साल से, कई दिहाइयों से, बल्कि सेंचुरी से, जब हम इंडिया पाकिस्तान थे तब से हम गंदे हैं, ठीक है। गंद के अंदर वो सारा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छा था। वो इतना गंदा नहीं था, पानी नहीं ठहरता था, इस तरह से नहीं ठहरता था, चला ही जाता था कहीं ना। खड्डे थे, ऑफ कोर्स खड्डे बचपन से देखे हैं हमने, लेकिन ये नहीं था कि खड्डों में कराची है, खड्डों में कराची है। कराची में खड्डे थे, तो पर वो अब तो वो मेरी जो मेमोरी है ना। और अभी बारिश के दौरान मैंने बहुत मिस किया है, जो मेरी बारिश के टाइम की मेमोरी थी। हम बहुत यार 4-4 5-5 किलोमीटर हम वॉक करते थे, बाकायदा। कीचड़ होता था, बिल्कुल होता था, बट वो उसमें उसमें भी खेलते हुए जाते थे। तो वो फुटबॉल भी खेली हुई है मैंने बारिश में, बिल्कुल रोड पर, बिल्कुल खेलिए फुटबॉल। रोड पर, आप देखें ना, आप अभी तस्वुर कर सकते हैं आप। मॉनसून की बारिश बिल्कुल में, सर। बरसती हुई। और कभी ये नहीं था कि यार ये गली आपको बहा ले जाएगी, ऐसा कभी खौफ नहीं था। नहीं, क्रिकेट खेली है, पिट्टू खेला है, सारा कुछ किया। वो बस बहुत मिस करता हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन, आई थिंक आप अगर हम मसला ढूंढें तो इट्स रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन। इट्स दैट इज वेल इन, लोग बहुत आ गए, लोग बहुत हैं कराची में, ये भी एक मसला है। और मेरे ख्याल से ओनरशिप का भी एक मसला है। यानी वो लोगों को जो है वो एहसास जिम्मेदारी, जो यहाँ रह रहा कैसे है होगी जब वो बाय डिज़ाइन है ना? सर, आप मुझे उसमें कराची के डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप ब्रेक डाउन करें, आप
किताब पढ़ें तो आपको समझ में आएगी अच्छा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन कंट्रोल करता है। That's it. तो आप कैसे करोगे, राइट? अब अगर डीएचए डूबता है, मैं कहता हूँ कि यार आप किसको गाली दो? इससे सबको तो बोल सकते हैं चुतियापा। ये सारा चुतियापा जो है यार, ये ड्रामा है, ठीक है। वही है ना लोग जो कर रहे हैं, लेकिन वो इतने बेगैरत हैं, ठीक है, इतने बेगैरत हैं, इतने नस्ली बेगैरत हैं कि उनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो पैसे बनाना चाहते हैं। ये सुअर पैसे उस वक्त बनाएंगे जब ये तरक्की करेगा या मोर इन्वेस्टर आएगा। यार ये तो अब तो ए लेवल्स के बच्चे को ये बात पता है, ठीक है। इनको ये समझ नहीं आई, चिंदी चोर हैं, असल में ये चिंदी चोर हैं सारे। सो यू नो ये कंस्ट्रक्टिव उसी वक्त के भाई आप सारे मिलकर एक टेबल पे बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते इतने सालों से कि यार ये शहर चलाना कैसे है। स्टेट को इस बात की परवाह नहीं है, ठीक है। आपके मुल्क के बेशतर चीज़ों को पाकिस्तान आप एक्सपेक्ट करते हैं आर्मी आकर सब कुछ सही कर दे। जो लोग हैं उनका भी जनरल यही है ना कि यार ओके ठीक है यार पाकिस्तान आर्मी, उनको भी आई थिंक दिस इज द टाइम दे शुड टेक दिस वेरी सीरियसली यार। ये मजाक, मैं तो 3 दिन से बड़ा परेशान, घर से नहीं निकला। वो जो वाकया हुआ है, बच्चा बह गया, वो मेरा भी बच्चा हो सकता था भाई। मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर पे हुआ है वो मेरा भी बच्चा हो सकता था। और मैं निकला था अपने बच्चे को लेके 3 दिन पहले, तो वो जा सकता था ना अंदर। तो ये आई मीन कोई 40 लाशें मिली हैं सर, और कहाँ वो नल जहाँ एग्जिट होते हैं औरंगी है, वो किसी को पता भी नहीं है कहाँ से बहता हुआ आ रहा है। तो आई मीन ये सारे बैठ के आई मीन मैं जो कह रहा हूँ ना बेगैरत, ये वाकई बेगैरत है। सो नो दे शुड सिट डाउन। और हम भी यार, हम क्या चने बेच रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। मुझे तो इंतज़ार है कोई मुझे बोले, कोई अभी बोल दे मुझे कोई रोड पे बैठना है जाके 1 हफ्ते के लिए, मैं तैयार हूँ। नहीं बैठेंगे सर लोग। आप इस साल बुरा था, 2020 में ज़्यादा बुरा था, ठीक है। आप हाँ क्या दुख की बातें कर रहे हैं आप। ज़मीन मिली हमें बंजर और लोग मिले। जैसे कंजर तो अच्छे लोग होते हैं, मैं तो बड़ा अपने आप खुद कंजर कहता हूँ, बट नहीं होगा। उस पॉइंट से आगे निकल गए। होना वही चाहिए जो श्रीलंका में हुआ है, बट वो होगा नहीं यहाँ पर। नहीं वो नहीं होता है। और उसके बगैर होगा भी नहीं, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं ना, वो बेवकूफ़ थोड़ी हैं। उनको पता है, उनको चाहिए एक लेबर क्लास, ठीक है। वो भले आप चीप गंदी बिल्डिंगें बनाते रहे जिसमें पानी आ जाए, लोग मर जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं जी हरियाली हो, ये हो। उस इंसान की ज़िंदगी सोचे ना जो यार ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में किसी तरह रेंट जोड़कर छोटे से घर में लेता है, और खिड़की खोलता है तो सामने दूसरी बिल्डिंग होती है, जिसको खिड़की खोलकर ताज़ा हवा या कुछ व्यू ना मिले, उसको यही लगेगा ना मैं फंसा हुआ हूँ। फिर वो जाके ट्रैफिक में कुत्तों की तरह जलील होकर कहीं पहुँचता है, और फिर वो ऐसी नौकरी करता है जिसकी सैलरी 3-4 साल में नहीं बढ़ी, जबकि इन्फ्लेशन डबल हो चुकी है उसी टाइम में। मुझे समझ नहीं आती है, जो आदमी 25,000 रुपये कमा रहा है और उसका खानदान है, वो आज जो 25,000 कमा रहा है उसकी सैलरी शायद 2 साल पहले 23,000 हो, और उसके जो खर्चे थे वो शायद 23,000 से 50,000 हो गए, और उसको रखना उसी तरह क्योंकि उसकी जो बिल्डिंग बनी है उसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत पैसा है, बहरिया टाउन बनने में बहुत पैसा है। तो लोग जब डालते हैं कि यार बहरिया टाउन तो नहीं बहा, भाई पानी कहीं तो जाएगा ना। अगर इफ बहरिया टाउन इज ड्राई देन द साउथ इज वेट, तो उस बहरिया टाउन का पानी वो नीचे फेंकना है। सो व्हाई डज महमूदाबाद फ्लड? बिकॉज यू बिल्ड फेज 7। अगर आप एक्चुअली मैप्स खोल लें तो फिर आपको समझ में आती है, अच्छा जी फेज 7 में नाला खुलता था जहाँ महमूदाबाद का पानी जाता था। नाले पे जब आपने हाउसिंग सोसाइटी बना दी है तो वो जाहिर बात है, तो और क्या होगा। ये तो आप बारिश की बात कर रहे हैं, हाई टाइड में महमूदाबाद में पानी आ जाता है, वरना तो यूजली अगर आप महमूदाबाद में रह रहे हैं आपके तो सेंस में नहीं होगा नॉर्मल के समंदर का पानी क्यों आ रहा है। बट यार ये चीज़ें सारी कनेक्टेड है, एंड द पीपल इन पावर नो दिस। अगर मैं आपको बोलूँ जी फेज 7 फेज 8 को अगर हम तोड़ दें तो पाकिस्तान, हाइपोथेटिकल,
ऑल दैट कि फेज 7 फेज 8 को तोड़ दें, पूरे पाकिस्तान में कहीं पानी नहीं ठहरेगा, ये कर देंगे? ये हम हमें घर पे आके हमारी गले काट देंगे, फेज 7 फेज 8 नहीं टूटेगा। ऐसे ही है। सो फिर दे आर नॉट डम, दे नो एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन। हाँ ऐसे ही है, तो पता है विल दे डू इट? दे विल नेवर डू इट। नहीं होता। कुछ अच्छी बात कर ले, हम सैंडी नहीं देखिए अच्छी बात सारे आप में मर रहे होंगे बारिश में, लेकिन हाँ आपको म्यूजिक अच्छा सुनाएंगे। ये हम करेंगे। ये फ्यूनरल बैंड अच्छा होगा आपका। मैंने किया। मैं उस दिन जब एक्सट्रीम ट्रॉमा के बाद जो है मैं घर गया हूँ और मैंने अपने 2 दोस्तों को फोन किया है कि मैंने कहा क्या सीन, मैंने कह रहा अभी रुक गई है, ऐसा करो आओ मैं तुम्हें जो है वो खास फल खिलाता हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं तुम्हें म्यूजिक सुनाता हूँ। लाइक हाँ ठीक है। वो आ गया, हमने फिर म्यूजिक बजाया, पूरी रात हमने म्यूजिक बजाया। वो बराबर मोहल्ले के भी 2-3 लड़के, उन्होंने कहा यार हमें भी इंटरटेन करो, हमने कहा तू भी आ जा, उनको भी बिठाया। उस रात अम्मा भी इतनी डिप्रेस थी, उनको भी गाना सुनाया। तो ये देखें भड़ास निकालना इसलिए भी अच्छा है कि ये सारा गुबार अंदर लेकर अगर हम रहेंगे ना तो फिर ये जो बाकी म्यूजिक बना रहे हैं ये भी नहीं बनेगा, वो डाउन हो जाएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट मैं और आप बैठ के यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके बारे में, और 40 लोग सुनेंगे, वो और डिप्रेस होंगे। हसन बारी को मैसेज करके बताएं कितने लोग ये पॉडकास्ट सुनते हैं। इजी ले रहे हैं हमें। तो वो 41 लोगों के मिसाल इस्तारा और किनाया यूज किया मैंने। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट भले 15, 20, 50 लाख के चेक भी मेहदी हसन को दे देता, वो एहसान नहीं जुटा सकते। नहीं जुटा सकते। जो मुल्क है, जो हालात है, ऐसे में लोग अगर कोई आपको आर्ट दे देता है, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। सोच से बालतर है आपकी कि बहुत बड़ी क्या बात है। अभी तो ये है कि मैं अपना सिस्टम खोलता हूँ और म्यूजिक कंपोज करने बैठता हूँ तो मैं थोड़ा सा सोच के बैठता हूँ। 6 से 11 बजे के बीच में मैं नहीं बैठ सकता, 42 रुपए का यूनिट हो गया क्योंकि, तो उसके बाद बैठता हूँ। बट इसके बावजूद यार आई मीन अच्छी चीज़ें ये हैं, अच्छी बातें जो हैं वो ये हैं कि जो नए वाले बच्चे हैं ना, हम दे गुड, उनके दिमाग चल रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं, बड़े मज़े का कर रहे हैं। मैं म्यूजिशियन हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं देख रहा हूँ फिल्म को समझता हूँ या डांस को और थिएटर को समझता हूँ, तो ये लोग कर रहे हैं काम अपना, ठीक है। और ये पाकिस्तान की अगर अच्छे लफ्ज़ों में बात की गई है दुनिया में तो पाकिस्तान के आर्ट के हवाले से ही की गई है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने ही सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया है लोगों के यार। हाँ पाकिस्तान ने शायद चोर चमार पैदा किए, लेकिन पाकिस्तान ने नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी पैदा किया है, हमने मेहदी हसन भी पैदा किया, हमने नूरजहां भी पैदा की, जुनून भी आया है यहाँ से, और भी बहुत सारे लोग आए। नहीं पसंद ना तुमसे? नहीं, उसके पिछली पॉडकास्ट भेजूंगा मैं। हाँ फैसल रफ़ी ने जो किया है ना सलमान अहमद के साथ। मुझसे नहीं पूछना उनके बारे में। सलमान अहमद के बारे में आपकी क्या राय है? सलमान भाई यार लेजेंड है हमारे, लेकिन जोन में है सलमान भाई। जोन में है तो मैं तो अभी तो ये रियूनियन हो गया इनका, तो मैं पहले बड़ी रियूनियन करवाने की कोशिशें करता था। मैं अली भाई के पास जाता तो मुझे मुक्के शुक्के भी मारे, और तू किया मुक्के ही मार दिया बैठ के। तो अली भाई कहते थे कि मैंने कहा कर लेना यार, पैसे आएंगे बहुत सारे, पैसे आएंगे लेकिन मैं हार्ट पेशेंट जो बन जाऊंगा उसके साथ, चूड़े के साथ काम करके। अभी वैसी अली भाई मुझसे नॉट वेरी हैप्पी, एंग्री हूँ, मुझे पिटाई करेंगे। बट यार आई मीन लेकिन इस चीज का क्रेडिट जाता है सलमान अहमद को। आप उसको जितना भी वो सेल्फ ऑब्सेस्ड और उस तरह का एक पर्सोना उनका है, बट बड़ा काम किया उस बंदे ने, मतलब जुनून को ग्लोबल लेवल पे ले जाने में और यू नो सही कार्ड्स प्ले करने में बड़ा उसका बंदे का हाथ है, उसने किया ही। उसके बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, ये नहीं पता, लेकिन बहरहाल उनका जो म्यूजिक था वो फिनोमिनल था। इसमें कोई शक नहीं है कि जुनून का जितना काम सलमान अहमद का, अली अज़मत का, ब्रायन ओ'कॉनल का और बाकी जितने लोगों ने उनके साथ कोलैबोरेट किया, इट वाज आइकॉनिक, अमेजिंग, एंड दिस टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान इज अ बिग थिंग। इस तरह का साउंड जो है वो पाकिस्तान से निकल कर आया है। आर्ट देखें, आर्ट सीखें। लिटरली जो आर्ट बना रहे हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, वो अपने जिस्म और रूह का एक टुकड़ा काट के आपको दे रहे हैं। ऐसे ही है।
तो ना भी अच्छा लगे तो कदर तो कर लें। हाँ, आप लोग वी आर वेरी क्विक टू जज एंड क्रिटिसाइज एंड ये क्या कर रहा है, हेट। जस्ट गिव पीपल यार टाइम। गुड लक ही लिख दो नीचे, हाँ लिखो, मतलब या ना भी लिखो, हाँ लिखो। चलो तुम्हें भाई पास। मजबूरी थोड़ी है, तुम्हें किसी ने गाना बनाया डाला, बहुत बुरा लगा, छोड़ दो, कुछ और सुन लो। जरूरी है मतलब उसने कोई तुम्हें वो घर पे आके तुम्हारी टीवी पे वो फ्रीज तो नहीं कर दिया कि यही गाना चलेगा। हेट का जो एस्पेक्ट है ना, वो भी उनकी भी तो जिंदगी वही है ना। हाँ। अब सारे दिन बॉस से गाली खाए, फिर घर आए, फिर माँ बाप से गाली खाए, फिर बीवी से गाली खाए, तो फिर यही वो गुस्सा निकल सकता कंप्यूटर है। खोले, बोले तू ताहिर शाह कंजर। और वो करे क्या? और वो क्या करे? तो वो जब है ही इतनी हेट तो वो कहीं तो निकलेगी ना। वो यही निकलती है। बट प्लीज यार, आर्ट के बगैर नथिंग विदाउट आर्ट। आई मीन इवन थिंक अबाउट द क्वारंटाइन, राइट? जब घर में फंसे हुए थे, नेटफ्लिक्स नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, क्या करते आप? करते क्या लोग? उस म्यूजिक। वक्त पता लगा कि यार सोचो कोई आर्ट, जो चीज आर्ट है वो नहीं, म्यूजिक ये वो कुछ भी नहीं। मर जाते आप, क्या करते? मर जाते, सुसाइड कर लेते बहुत सारे लोग। सो या एंड पीपल हु डिड लाइव शोज एंड अली सेठी इंस्टा पे लाइव आता था, दोस थिंग्स केप्ट मेड यू फील ह्यूमन। व्हाट आर वी विदाउट दैट? तो थैंक यू ऐसे फॉर एवरीथिंग दैट यू थैंक यू डू सो मच एंड थैंक यू आप आज आए हमारे पास। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। सुंदर सुंदर अति सुंदर जो सुन रहे थे। लेकिन वो नहीं किया ना आपने फिर भी। क्या? इससे पहले कि आपके बच्चे भी डर जाएं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।